हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो जो है वो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो जून 2024 में एसएफएम का पेपर हुआ था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका आज हम यहाँ पे फुल डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो जून 2024 सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली जो हमारा एग्जाम हुआ था, जैसा कि हमें पता है 100 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे हमें उस पेपर को करने के लिए मिलते हैं। 2 सेक्शन में आपका ये पेपर आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है वो मैंने आपको उसी दिन आंसर दे दिए थे जिस दिन आपका पेपर हुआ था, क्योंकि सेक्शन ए में आपको 2-2 नंबर के 15 एमसीक्यू दिए गए थे और एमसीक्यू के सॉल्यूशन मैंने आपको उसी दिन प्रोवाइड करवा दिए थे जिस दिन आपका ये एसएफएम का पेपर हुआ था। बट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन मैंने आपको अभी तक नहीं प्रोवाइड करवाए थे किसी भी रीजन से। एक तो मेरे पेपर्स काफी ज्यादा होते हैं, इंटर लेवल पे 4 पेपर होते हैं, फाइनल लेवल पे भी 2 पेपर मैं टीच करता हूं, जिसकी वजह से हम सिक्वेंशियली अपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। जैसे पहले इंटर के कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन फाइनल में आने के बाद एसएफएम और एससीएम का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बीच में क्या हुआ, मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गए इंटर लेवल के, जिस वजह से थोड़ा सा एसएफएम के सॉल्यूशन लाने में डिले हुआ। बट आपका रिजल्ट आने से पहले और इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन आने से पहले मैं आपके लिए यहां पे ले आया हूं एसएफएम के फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का जून 2024 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सजेस्टेड आंसर जून 2024, उसमें आपको मिल जाएगा और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसके अलावा अभी दिसंबर 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे, YouTube चैनल पे ही लेकर आएंगे। तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो स्किप ना हो जाए आपसे। इसके अलावा दिसंबर 2024 के लिए जल्द ही हम आपके लिए एससीएम और एसएफएम का रिवीजन सीरीज लेकर आने वाले हैं, वो भी YouTube चैनल के थ्रू ही होगा। इस वजह से भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। इसके अलावा हम कुछ ही दिनों में, जैसे ही रिजल्ट आएगा अभी जून 24 का और दिसंबर 24 के लिए, हम आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, अगेन 2 सब्जेक्ट की, एससीएम और एसएफएम की सीएमए फाइनल के लिए, और वो हम कंडक्ट करने वाले हैं हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, उसको आप डाउनलोड करके छोड़ दीजिए ताकि आप उस फ्री टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सको और कोई भी अपडेशन नोटिफिकेशन आपसे छूट न जाए, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, एक बात और, मैं जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूं आज ये जून 2024 पेपर के, अगर आपको इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे मोबाइल ऐप पे ही मिलेगा। आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में, और स्टोर सेक्शन में आपको वहां पे सजेस्टेड आंसर का एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। उस सजेस्टेड आंसर की फोल्डर में आपको जून 24 एसएफएम के सॉल्यूशन का पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा, जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेक्शन ए के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपको वो सॉल्यूशन देखने हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सजेस्टेड आंसर जून 24 में, एमसीक्यू एसएफएम जून 24, आपको वहां पे मिल जाएगा। फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी, जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम पे हर एक पेपर का पैटर्न सेम चल रहा है, तो सेक्शन बी में हमसे क्या बोला जाता है आजकल कि आपको टोटलिटी में 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से 8, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। हर क्वेश्चन की वेटेज क्या चल रही है, 14 मार्क्स। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट पैटर्न यही है कि 30 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है आपका हर एक पेपर के अंदर, और बाकी आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 70 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की है। हर पेपर का पैटर्न अभी बिल्कुल सेम चल रहा है। और ये जो सेक्शन बी है, इसमें जो 7 क्वेश्चन है उसमें मैं क्लियरली आपको बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7
मतलब 6 क्वेश्चन तो पूरे पूरे प्रैक्टिकल है और लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो थियोरिटिकल है। मतलब सिंपल सा आपको बताने का ये है कि अगर आप सेक्शन बी में चाहो तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी ला सकते हो, चाहने की बात भी नहीं है। अगर आपने ठीक किया तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आ सकते हैं। क्यों सर? प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट किए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और ये पार्ट ए और पार्ट बी जो है, पार्ट ए आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से देखने को मिल रहा है और पार्ट बी जो है वो आपको लीजिंग डिसीजन में से देखने को मिल रहा है। तो सर स्टार्ट करते हैं 2A से। बेटेक लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर्स। एक कंपनी है बेटेक लिमिटेड जो कि कंप्यूटर्स बनाती है। इट वांट्स टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइल मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर बनाते वक्त वो एआई इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर में। द एस्टिमेटेड, अब एआई इंट्रोड्यूस कर दोगे तो एम्प्लॉइज वगैरह की कम जरूरत पड़ती है। तो द एस्टिमेटेड एनुअल सेविंग्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एज फॉलोज। तो जब आप एआई इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको ये सेविंग होगी, फायदे आपके क्या? रिडक्शन ऑफ 5 एम्प्लॉइज, आप 5 एम्प्लॉइज कम कर दोगे विद एनुअल सैलरी ऑफ ₹1,50,000 ईच। और आप इनको 1,50,000 रुपए एनुअल सैलरी पे कर रहे थे। तो सर 5 एम्प्लॉइज के हिसाब से 1,50,000 इंटू 5 7.5 लाख रुपए आपकी सेविंग हो जाएगी। तो सेविंग इन एम्प्लॉय कॉस्ट 7.5 लाख। रिडक्शन ऑफ ₹1,50,000 इन प्रोडक्शन डिले कॉज्ड बाय इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स। पहले इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स की वजह से नुकसान होते थे, अब क्या है वो 1.5 लाख रुपए से नुकसान कम हो जाएंगे, ये भी 1.5 लाख रुपए बच गया। रिडक्शन इन लॉस्ट सेल्स 1,25,000 रुपए पर एनम। किसी भी वजह से आपकी सेल्स पहले लॉस्ट कर देते थे आप, वो बच जाएगी, मतलब 1,25,000 रुपए का ये फायदा हो जाएगा। गेन ड्यू टू टाइमली बिलिंग, अब टाइमली बिलिंग करोगे आप जिससे आपको 1 लाख रुपए पर एनम की सेविंग हो जाएगी। तो हर साल आपको 7.5 लाख रुपए इंप्लॉई कॉस्ट में सेव होंगे, 1.5 लाख रुपए रिडक्शन इन इन्वेंट्री प्रॉब्लम कम होंगे, रिडक्शन इन लॉस सेल कमी होगी 1,25 की, और टाइमली बिलिंग की वजह से गेन होगा 1 लाख। सर सारे के सारे बेनिफिट है। अब हम जब एनुअल कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारी की सारी सेविंग्स कंसीडर करेंगे। द परचेज प्राइस ऑफ द सिस्टम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ₹10 लाख। 10 लाख रुपए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का तो परचेज प्राइस है उसका, और इंस्टॉल कराने में 50,000 रुपए लग जाएंगे। तो सर अभी तक के हिसाब से 10,50,000 का ये जो खर्चा है, लेकिन क्वेश्चन ने आगे कहा 80% ऑफ द परचेज प्राइस विल बी पेड इन द ईयर ऑफ परचेज। हम परचेज करते हैं 0 पीरियड में, तो कहते हैं 10 लाख रुपए का 80% 8 लाख रुपए तो आपको 0 पीरियड में पे करना है। तो सर बचा हुआ 2 लाख, एंड रिमेनिंग विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। मतलब बचा हुआ जो 2 लाख है वो आपको नेक्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में पे करना है। इंस्टॉलेशन के लिए कुछ नहीं बोला, 0 पीरियड में कंसिडर करके चलो। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द सिस्टम इज 5 ईयर, लाइफ रहेगी 5 साल की, एंड इट विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पज ऑन, डेप्रिशिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन बेसिस यूज करना है SLM। हाउएवर द ऑपरेशन ऑफ द न्यू सिस्टम रिक्वायर्स 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट विद एनुअल सैलरी ऑफ 250 पर पर्सन। लेकिन आपको 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी जिनको आपने एनुअली 2.5 लाख रुपए पर पर्सन पे करना है, मतलब टोटल 5 लाख रुपए पे करना है पर एनम बेसिस पे। इन एडिशन टू अबव, इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर 5 ईयर आर एज बिलो। आपको हर साल कुछ मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, जो कि 1,90,000, 80,000, 70,000 और 60,000 की कॉस्ट है। ठीक है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर पेबल इन एडवांस। लेकिन यहां पे कहते हैं ये जो मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा है ये आपको एडवांस में पे करना है। देखो एडवांस का मतलब होता है फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट होगा वो 0 पीरियड में, सेकेंड ईयर का जो पेमेंट होगा फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर का जो पेमेंट होगा सेकेंड ईयर में,
फोर्थ ईयर का जो पेमेंट होगा थर्ड ईयर में, और फिफ्थ ईयर का जो पेमेंट होगा वो फोर्थ ईयर में। पेबल इन एडवांस का मतलब ये होता है। अब ये ठीक है, आप पे कर दोगे एडवांस में तो आपका पेमेंट 0 से लेकर 4 साल तक में ही पांचों मेंटेनेंस का खर्चा चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है डिसीजन लेने में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, कि आप पेमेंट भले ही एडवांस में कर दो, बट जो आपको टैक्स सेविंग मिलती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर मिलती है। मतलब आप ये जो 0 पीरियड में पे करोगे उसकी टैक्स सेविंग मिलेगी आपको फर्स्ट ईयर के एंड में। जो आप फर्स्ट ईयर के एंड में पे करोगे उसकी आपको मिलेगी सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर की टैक्स सेविंग मिलेगी थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर की टैक्स सेविंग मिलेगी फोर्थ ईयर में, और फोर्थ ईयर की टैक्स सेविंग मिलेगी फिफ्थ ईयर में। तो इसका ट्रीटमेंट अलग से अपने को देखना पड़ेगा। कंपनी पे टैक्स रेट अप्लाई करना है 30% का, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% की रहेगी, जिसके फैक्टर आपके पास 5 साल के गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एसेस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, सर एनपीवी निकालना है। और दूसरा एडवाइस करना है वेदर द कंपनी शुड इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉट। तो सिंपल सी बात है, एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाकी देखो क्वेश्चन नॉर्मल है, प्रॉब्लम केवल और केवल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेकर है। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को बनाते वक्त आपके लिए ऑलरेडी सॉल्यूशन तैयार करा है मैंने। सबसे पहले तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाला, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए का परचेज प्राइस है वो आप 0 पीरियड में सारा का सारा ना पे करके 2 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में पे कर रहे हो। तो मैंने निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन ईयर 0। कैसे? 2 कॉलम लिए, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन है 10 लाख रुपए का 80% तो आप परचेज वाले ईयर में ही पे कर दोगे, मतलब ईयर 0 में। तो 8 लाख रुपए तो ईयर 0 में ही दिखा दिया, 8 लाख रुपए तो ईयर 0 में दिखा दिया। साथ में इंस्टॉलेशन का जो खर्चा था 50,000 वो भी सीधा सीधा दिखा दिया ईयर 0 में। लेकिन 20% जो है, 20% जो बचा हुआ है 10 लाख का, मतलब 2 लाख, वो आप नेक्स्ट ईयर 0 का नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर में पे करोगे। तो सर फर्स्ट ईयर में अगर पे करोगे तो आपने उसको 0 पीरियड पे लाना पड़ेगा, तो फर्स्ट ईयर के फैक्टर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो 2 लाख इंटू 0.870, 2 लाख इंटू 0.870, इट विल बी 1,74,000। अकॉर्डिंगली आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मिलेगा 10,24,000। इसके बाद जब आप एनुअल कैश इनफ्लो निकालोगे तो देखो एक मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है जो अलग अलग है हर साल, बाकी सारे के सारे खर्चे तो हर साल के सेम है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को छोड़ दिया, उसका अलग से ट्रीटमेंट कर लेंगे, उसका अलग से ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, एनुअल कैश इनफ्लो निकाला 1 से लेकर 5 साल तक के लिए। सर आपको सबसे पहले सेविंग लेनी है, 1.5 लाख हर एक की सैलरी थी, 5 एम्प्लॉइज को आप निकाल दोगे, 7.5 लाख रुपए तो हर साल ये बचेगा। इसके अलावा 1.5 लाख इन्वेंट्री प्रॉब्लम की वजह से बच जाएगा, 1.25 लाख रुपए लॉस सेल्स वाला बच जाएगा, 1 लाख रुपए टाइमली बिलिंग की वजह से फायदा होगा। तो 1.5 लाख, 1.25 लाख और 1 लाख, ये तो फायदे हैं। देन क्वेश्चन ने कहा कि हमें 2 एम्प्लॉई रखने पड़ेंगे, 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे, उनको 2.5 लाख रुपए पर पर्सन एनुअली देना, मतलब 5 लाख रुपए का ये खर्चा करना पड़ेगा। तो हम आ गए ईबीडीटी पे। इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, क्योंकि 10 लाख रुपए का इक्विपमेंट था, 50,000 का इंस्टॉलेशन, 10,50,000, 5 साल में आपको ये राइट ऑफ कर देना है, क्योंकि कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो सर 2,10,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन आ गया। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया हमारा 4,15,000। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करोगे एट द रेट ऑफ 30%, क्वेश्चन में गिवन था, 30% टैक्स माइनस कर दिया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 2,90,500। इसमें वापस डेप्रिसिएशन एड बैक कर दो 2,10 का, तो 5,05,000 आ गया, 5,05,000 आ गया। सर इसमें एक खर्चा हमने कंसिडर नहीं किया, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और उसमें दिक्कत भी थी, क्योंकि वो आपको पे तो 0 पीरियड में करना है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा टैक्स सेविंग 0 पीरियड में नहीं होगी, टैक्स सेविंग तो अगले साल ही आपको मिल पाएगी। तो इसकी वजह से इसको मैंने अलग से ही किस तरीके से दिखाया, मैंने मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली अलग से। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 ईयर के साथ साथ 0 पीरियड भी लिया। क्यों? क्योंकि जो मेंटेनेंस कॉस्ट पे करोगे वो एडवांस में पे करोगे, मतलब 0 पीरियड में 1 लाख, तो फर्स्ट ईयर में 90,000, सेकेंड ईयर में 80,000, थर्ड ईयर में 70,000, तो फोर्थ ईयर में 60,000। ये तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन जो आप 0 पीरियड में पे करोगे उसकी टैक्स सेविंग फर्स्ट ईयर में होगी, तो 1 लाख का
30% 30,000। जो फर्स्ट ईयर में 90,000 पे करोगे उसका 30% 27,000 टैक्स सेविंग सेकंड ईयर में। जो सेकंड ईयर में पे करोगे 80,000 उसका 30% 24,000 टैक्स सेविंग तीसरे साल में। तीसरे साल में 70,000 जो पे करोगे उसकी टैक्स सेविंग 21,000 चौथे साल में। और फोर्थ ईयर में जो 60,000 पे करोगे उसकी टैक्स सेविंग आपको मिलेगी फिफ्थ ईयर में 18,000। तो मैंने क्या किया, इसको नेट ऑफ टैक्स कर दिया कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो नेट ऑफ टैक्स क्या होगी हर साल। और देन जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बनाया तो हर साल कैश इनफ्लो ले लिया 500 सर ये तो हर साल का कैश इनफ्लो था ही, लेकिन इसमें से रह गया था मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला पार्ट, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट था इस वजह से अलग से ट्रीटमेंट दिया। तो जो जीरो पीरियड वाला 1 लाख है, जो जीरो पीरियड वाला 1 लाख है वो तो इसमें दिखा नहीं सकता, वो मैं लास्ट में कंसिडर कर लूंगा। इसके अलावा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये तो पॉजिटिव फिगर है खर्चे की पॉजिटिव फिगर है, तो इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। और जो फिफ्थ ईयर है उसमें नेगेटिव फिगर है, आउटफ्लो अगर नेगेटिव है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इनफ्लो, तो 18,000 रुपए ऐड कर दिया। तो ये आपको हर साल का कैश इनफ्लो पता चल गया फर्स्ट से लेके फिफ्थ ईयर तक। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई कर दिए 1 to 5 ईयर्स के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, जिसमें अभी 1 लाख रुपए मेंटेनेंस वाला बाकी है जो जीरो पीरियड में आप कर रहे हो। तो सर मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ले लिया 1542,279 और उसमें से माइनस करते वक्त जो आपने ईयर जीरो में ये कैलकुलेट किया था 10-24 ये भी ले लिया, और जो 1 लाख ये बच गया था ये भी ले लिया। तो ये दोनों माइनस कर दिए, यहाँ पे दोनों माइनस कर दिए। अकॉर्डिंगली पॉजिटिव एनपीवी मिला 418279 अप्रॉक्स, और ये पॉजिटिव था। तो मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, एडवाइस क्या होगी सर, एडवाइस होगी आपको एआई इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो एआई शुड बी इंट्रोड्यूस ड्यू टू पॉजिटिव एनपीवी। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस एक मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला जो पॉइंट था वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, बट आपने इस तरीके के पॉइंट करे हुए होते हैं कि सर एट द एडवांस पे करते हैं, इन द बिगिनिंग पे करते हैं। काफी सारे आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी क्वेश्चन किए हुए होते हैं, और लीज वाले में तो बहुत ज्यादा ही आप क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन करते ही हो। तो कॉन्सेप्ट तो आपको आता था, बात थी प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करोगे तो ज्यादा इजी लग रहा है मुझे। बाकी प्रेजेंटेशन वेरी कर सकती है, बट आंसर जो आएगा दैट शुड बी 418279 एनपीवी। अगर आपका ये आंसर आया, भले ही प्रेजेंटेशन डिफरेंट रही हो, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर वहां पे मिल सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2A फॉर 7 मार्क्स। लेवल ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं, टफ नहीं था, ट्रिकी था, आपको आता था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी करे हुए हैं। कॉन्सेप्चुअली बात करें तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर ठीक होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, जो कि लीजिंग डिसीजन में से आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2B, फॉन्ट्स एलएस लिमिटेड, पता नहीं इंस्टीट्यूट कंपनियों के नाम कहां कहां से लेकर आते हैं। नॉर्मल नाम बहुत रेयरली आपको देखने को मिलता है, बेटेक लिमिटेड, फॉन्ट्स एलएस लिमिटेड, मतलब अजीबोगरीब से नाम होते हैं। मिस्टर ABC, XY, पंकज, सौरभ, इस तरीके के तो नाम ही देखने को नहीं मिलते, सोनम, ठीक है। फॉन्ट्स एलएस लिमिटेड is in the business of providing automobiles on wet lease to corporate clients। एक कंपनी है जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को मशीनें, ऑटोमोबाइल्स जो है वो लीज पे प्रोवाइड करवाते हैं। द कंपनी इज कंसीडरिंग ए न्यू मॉडल ऑफ बैटरी रन टेस्ला कार फॉर विच ए गुड नंबर ऑफ इंक्वायरीज इज रिसीव्ड। कंपनी के पास अब एक बैटरी के नए मॉडल की इंक्वायरीज आ रही है जो कि टेस्ला कार में यूज होती। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज ₹25 लाख, 25 लाख रुपए का व्हीकल है, ठीक है। इट्स ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹5 लाख इन द फर्स्ट ईयर। कहते हैं 25 लाख रुपए तो व्हीकल की कॉस्ट है, ठीक है, और पहले साल में 5 लाख रुपए का आपका ऑपरेटिंग मेंटेनेंस इंश्योरेंस का ये सब खर्चा होगा।
लेकिन साथ में कहते हैं देयर आफ्टर इट विल बी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एनुअली एट द रेट ऑफ 6% इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर 5 लाख रुपए का खर्चा होगा तो सेकेंड ईयर में 6% बढ़कर 5,30,000 होगा, थर्ड ईयर में फिर से 6% बढ़कर 561,800 होगा, क्योंकि 6% का जो ग्रोथ रेट है वो सेकेंड और थर्ड ईयर में रहेगा, एनुअली बेसिस पे बढ़ेगा ये। एंड एट 4% ड्यूरिंग फोर्थ टू सिक्स्थ ईयर, फिर ये 4% से बढ़ेगा, फिर ये 4% से बढ़ेगा, फिर ये 4% से बढ़ेगा। 6 साल आप इसकी लाइफ मान के चलो, क्योंकि लिखा हुआ है द यूजफुल लाइफ जो व्हीकल की रहेगी वो 6 साल की रहेगी, ठीक है। द नेट साल्वेज वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट द एंड ऑफ 6th ईयर विल बी 10 लाख। साल्वेज वैल्यू भी होगी इसकी 10 लाख रुपए की 6 साल के बाद, ठीक है सर, डेप्रीशिएशन के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन डेप्रीशिएशन के लिए क्या ही यूज कर लोगे, क्योंकि डेप्रीशिएशन तो डब्ल्यूडीवी पे बोल दिया। कहते हैं डेप्रीशिएशन फॉर टैक्स पर्पस विल बी 40% अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। सर ठीक है, डेप्रीशिएशन के लिए तो डब्ल्यूडीवी यूज करेंगे। टैक्स का जो रेट अप्लाई करना है 35%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है 8%। अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड लीज एडमिन इज निल। कहते हैं ये जो नेगोशिएशन एडमिन वगैरह के खर्चे हैं ये मत मान के चलो। तो सर ये लाइन देने की जरूरत नहीं है, हम तो जो डेटा गिवन होगा वही तो कंसीडर करते हैं, निल की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 8% के 1 से लेकर 6 साल तक हर साल के इंडिविजुअल आपके पास गिवन है। एंड साथ में पीवीआईएफए एन्युटी फैक्टर भी गिवन है 8% 6 साल 4.623, ठीक है। कहते हैं एनालाइज एंड असेस द मिनिमम एनुअल लीज रेंटल दैट द कंपनी शुड कोट। कहते हैं कम से कम लीज रेंटल कितना कोट करना पड़ेगा वो बताओ 8% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्लाई करते हुए। तो सर इसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी बनाते हैं। ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके लिए बनाया हुआ है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कहूंगा। आप लीज में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख के जाते हो और उसके कंपैरिजन में अगर आपसे मिनिमम लीज रेंटल वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सर वो इजी ही माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें एक इजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी आप सिंपल बना सकते हो 5 कॉलम में। पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स, उसके बाद ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%, लास्ट में एनपीवी का कॉलम। स्टार्टिंग से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आप अगर लीज रेंटल डिसाइड करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको ये व्हीकल खरीदना पड़ेगा। व्हीकल की कॉस्ट होगी 25 लाख जो कि 0 पीरियड में आपको इनकर करनी पड़ेगी। तो व्हीकल की कॉस्ट 0 पीरियड में 25 लाख रुपए में आपको खरीदना पड़ेगा, तभी तो लीज पे दे पाओगे। और 0 पीरियड का जो फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ये 25 लाख रुपए का आपको स्टार्टिंग में आउटफ्लो करना पड़ेगा। इसके बाद कहते हैं मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस की कॉस्ट आएगी पहले साल में 5 लाख। सर मैंने यहां पे ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस की कॉस्ट लिखी है नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि होगा क्या, आप जब ये खर्चा करोगे तो आपको इस पे टैक्स सेविंग मिलेगी। तो मैं यहां पे नेट ऑफ टैक्स खर्चे लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं, सर 5 लाख रुपए का खर्चा था तो टैक्स का रेट कितना है 35%, तो 5 लाख में से 35% माइनस करके ही लिख दो, सीधा सीधा 3,25,000 रुपए आ जाएगा। दोबारा से कैसे निकाला ये मैंने, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप एक बार खर्चा लिखोगे तो बाद में आपको इस पे टैक्स सेविंग लेनी पड़ेगी। तो मैंने ये नेट ऑफ टैक्स कर दिया, तो 3,25,000 रुपए था, 3,25,000 क्या 5 लाख रुपए था, तो उसमें से 35% टैक्स माइनस कर दिया तो ये आ गया 3,25,000 नेट ऑफ टैक्स। अब क्वेश्चन ने कहा कि सेकेंड और थर्ड ईयर में ये 6% से बढ़ेगा, तो आप सीधा सीधा इसी को बढ़ा दो 3,25 को, तो नेट इफेक्ट आता रहेगा। सिंपल सी मैं बात करूं, मैं अगर 5 लाख रुपए था पहले उसको 6% से बढ़ाऊं फिर उसमें से 35% टैक्स माइनस करूं, सर इतना जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा 3,25 को भी 6% से बढ़ाओगे तो भी सीधी फिगर आ जाएगी। तो 3,25 को 6% से बढ़ा दो 344,500, फिर ये 6% बढ़ेगा तो 344,500 को 6% से बढ़ा दो 365,170। देन कहते हैं फिर 4% बढ़ेगा बाकी बचे हुए 3 साल, तो ये जो 365,170 इसको 4% से बढ़ा दो, ये आ जाएगा 379,777, फिर 4% से बढ़ा दो, ये आ जाएगा 394,968 राउंड ऑफ में, फिर इसको 4% से बढ़ा दो 410,767।
सर ये इंडिविजुअल हर साल का डेटा है, तो इस पे इंडिविजुअली हर साल का फैक्टर लग जाएगा जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 0.926, 0.857, 0.794, 0.735, 0.681, 0.630 मल्टीप्लाई करोगे ये आपको प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी। खर्चा है तो नेगेटिव में लिख दिया मैंने, खर्चा है तो नेगेटिव में लिख दिया मैंने। इसके बाद एक साल्वेज वैल्यू मिलनी है आपको 6th ईयर के एंड में, बट उससे पहले आपको डेप्रीशिएशन का इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा, उससे पहले आपको डेप्रीशिएशन का इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। देखो डेप्रीशिएशन जो है वो कोई खर्चा तो है नहीं, लेकिन वो खर्चा हम क्यों डालते हैं, टैक्स सेविंग लेने के लिए। तो आप सीधा सीधा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन लिख सकते हो। कैसे निकालोगे, सर आपका एसेट कितने का है, एसेट आपकी 25 लाख की, 25 लाख की, WDV अप्लाई होना है, 40% का रेट है। तो सिंपल आपको करना क्या है, पहले आप डेप्रीशिएशन निकाल लो, 25 लाख का 40%, 10 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन आ गया, तो एसेट बच गई 15 लाख की, तो 15 लाख का 40%, सर 6 लाख का डेप्रीशिएशन आ गया। 9 लाख की एसेट बच गई, उसका 40%, 3,60,000 का डेप्रीशिएशन आ गया। फिर एसेट बच गई 540 की, तो 540 का 40%, 216। फिर एसेट बच गई 324 की, तो उसका 40%, 129,600। फिर एसेट बच गई 194,400, तो उसका 40%, 77760। ये है डेप्रीशिएशन हर साल के। सर हमें इस पे टैक्स सेविंग लेनी है तो 35% का टैक्स रेट अप्लाई कर दो, तो आपको टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन पता चल जाएगी हर साल की। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हर साल का इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई कर दो, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स से सेविंग पता चल गई। टैक्स सेविंग बेनिफिट है हमारे लिए, पॉजिटिव में फिगर्स डाल दी, पॉजिटिव में फिगर डाल दी। इसके बाद साल्वेज वैल्यू ले लो, सर नेट साल्वेज वैल्यू है 10 लाख की। अब ध्यान दो, ये डेप्रीशिएशन लगाए थे आपने, ये डेप्रीशिएशन कितने हैं, सर 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 216 प्लस 129,600 प्लस 77760। मैं जस्ट केवल साल्वेज वैल्यू के लिए कंसीडर कर रहा हूं कि सर डेप्रीशिएशन कितना लगा चुके हैं आप, 2383 360, इतना आप डेप्रीशिएशन लगा चुके हो। 2383 360 अगर आप डेप्रीशिएट कर चुके हो, आपकी एसेट थी 25 लाख की, तो अब उसकी बुक वैल्यू केवल 1,16,640 बची है। तो सर 1,16,640 की बुक वैल्यू की मशीन आपने बेच दी 10 लाख में, तो ये हो गया आपको फायदा, ये हो गया आपको फायदा। फायदा हो गया तो आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, आप टैक्स पे कर दो इस पे, कितना 35% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 309,176। तो साल्वेज वैल्यू आपकी रिसिप्ट है, कौन से ईयर में, 6th ईयर में, तो 6th ईयर का फैक्टर कितना 0.630, तो 6,30,000 ये तो बेनिफिट है, तो पॉजिटिव में डाल दिया। लेकिन इस पे टैक्स देना पड़ेगा 309,176 6th ईयर में, तो 6th ईयर का फैक्टर अप्लाई कर दिया, ये आपको पे करना है तो नेगेटिव में लिख दिया 194,781। सर इतना डेटा तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें तो लीज रेंटल कैलकुलेट करके देना है, तो अब हमें लीज रेंटल मिलेगा। मैंने लीज रेंटल मान लिया कि मुझे लीज रेंट मिलेगा x, अगर सर मुझे लीज रेंट मिलेगा तो मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैंने लीज रेंट यहाँ पे नेट ऑफ टैक्स डाल दिया, 35% जब आप उस पर टैक्स पे कर दोगे तो आपकी जेब में बचेगा 0.65x। हर साल आप ये लीज रेंट रिसीव करते रहोगे, तो आपको 6 साल का एन्युटी फैक्टर अप्लाई कर देना है 4.623, तो ये आ जाएगा 3.00495x। और जब हमें लीज रेंट x की फॉर्म में निकालना होता है तो हम एनपीवी लेते हैं 0, तो हम एनपीवी लेते हैं 0। तो जब आप एनपीवी 0 लोगे तो सिंपल सी बात है, आपने इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना है, या मैं सिंपल कहूं तो 3.00495x को आपने फिगर के इक्वल रखना है। मैंने जब इसको प्लस माइनस किया, 25 लाख माइनस -300,950 -295,237 -289945 -279,136 -268,973 -258,783 प्लस 324,100 प्लस 17,990 प्लस 1,000,044 प्लस 55566 प्लस 30890 प्लस 17,146 प्लस 6,30,000 माइनस 194,781। जब ये सारी कैलकुलेशन की गई तो फिगर आई 30,50,089, 30,50,089। तो हमें इसको
3.00495x के इक्वल रखना है, तो यहां से आपको x पता चलेगा 10,15,022। 10,15,022 रुपए का लीज रेंटल आप कलेक्ट करोगे तो आपका जो टारगेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% अचीव करना, दैट विल बी अचीव्ड। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम लीजिंग डिसीजन, क्योंकि लीजिंग डिसीजन काफी ज्यादा टेक्निकल सा ट्रिकी सा एक टॉपिक है जिसमें काफी सारी वैरायटी ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होता है जो आपके एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए पूछ लिया गया। वो इसीलिए क्योंकि जो 2 का ए पार्ट था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें जो ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट वाला पार्ट था वो थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया था, इस वजह से बी पार्ट थोड़ा ज्यादा इजी आपको लीजिंग में से दे दिया। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। सर पार्ट ए जो है वो है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट, बट इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल जो है उसमें से पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए। और पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आपको पूछा गया है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, स्टॉक वैल्यूएशन, इक्विटी वैल्यूएशन में से। क्वेश्चन नंबर 3A, साजिक लिमिटेड, जैसे कि मैंने पहले ही कहा नाम तो बड़े अजीब गरीब लेके आते हैं हर कंपनी के। साजिक लिमिटेड इज ए कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। एक कंपनी है जो कि केमिकल इंडस्ट्री के लिए प्लांट एंड मशीनरी बनाती है, ठीक है। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ बिडिंग फॉर ए न्यू केमिकल प्रोजेक्ट बाईकेम लिमिटेड। अब इनको एक बिड देनी है न्यू केमिकल प्रोजेक्ट बाईकेम लिमिटेड के लिए। द चीफ बिडिंग इंजीनियर हैज कम अप विद ए नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी एस्टिमेट ऑफ ₹8365.90 लाख। जो चीफ बिडिंग इंजीनियर है उन्होंने एनपीवी निकाला और वो एनपीवी आया है 8365.90 लाख। हिज इनपुट इंक्लूड द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 9%। जब उन्होंने ये एनपीवी निकाला 8365.90 लाख तो उन्होंने WACC कंसीडर किया है 9% का। कैश इनफ्लो कंसीडर किए हैं 21,000 लाख विच आर एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 1, 2 and 3 ऑफ 3,100 लाख पर ईयर, ठीक है। तो जो चीफ बिडिंग इंजीनियर है उन्होंने एनपीवी निकाला 8365.90, ये निकालते वक्त 9% का WACC, 21,000 लाख का इनफ्लो 3rd ईयर के एंड में, और हर साल 1st, 2nd और 3rd ईयर में 3100 लाख पर ईयर का एक्सपेंडिचर उन्होंने एस्टिमेट किया। अब कहते हैं द चीफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस CIA, जैसे ये चीफ बिडिंग इंजीनियर है वैसे चीफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ऑफ द कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग प्रेडिक्शन। चीफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट ने ये 2 प्रेडिक्शन आपको दिए। कहते हैं सब कुछ बेस्ट रहा तो फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया जो हम इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एनालिसिस में पढ़ते हैं। फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो द चीफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट प्रेडिक्टेड ए WACC, कहते हैं बेस्ट सिचुएशन रही तो WACC 7.5% ही होगा। ऊपर आपने 9 लिया था, कहते हैं 7.5 ही होगा अगर बेस्ट सिचुएशन रही तो। कैश इनफ्लो 22,000 लाख का आ जाएगा, वो भी 2nd ईयर के एंड में। ऊपर 21,000 का तीसरे साल में आ रहा था, कहते हैं 22,000 का आ जाएगा 2nd ईयर में। और कैश आउटफ्लो की बात करें तो 4200 लाख एट द एंड ऑफ 1st ईयर और 5200 लाख एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। ऊपर आपको 3 साल तक आउटफ्लो करने पड़ रहे थे, यहां पे केवल 2 साल तक ही करने पड़ रहे हैं। लेकिन चीफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट ने एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी एनालाइज किया। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर वर्स्ट सिचुएशन रही तो फिर WACC 10% तक भी जा सकता है। कैश इनफ्लो कम भी हो सकते हैं, केवल और केवल 12,600 लाख, वो भी 4थे साल के एंड में। और कैश आउटफ्लो जो है वो आपको 2100 लाख पर ईयर 4 साल तक भी करना पड़ सकता है। तो ठीक है, एक आपको बेस्ट सिचुएशन गिवन है, एक आपको वर्स्ट गिवन है, एक ऊपर एक तरीके से वी कैन से मोस्ट लाइकली सिचुएशन है वो। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आपका 0 है। गिवन प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपके पास गिवन है जो आपको चाहिए 7.5% पे पहले और दूसरे साल के। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 9% तीसरे साल के,
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 9% पे 3 साल का एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे चौथे साल का, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 10% पे 4 साल का एन्युटी फैक्टर। सर क्वेश्चन इजी है, कुछ भी नहीं है। एनालाइज द बेस्ट केस सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो को एनालाइज करना है, मतलब एनपीवी निकालना है और सजेस्ट करना है कमेंट ऑन द फाइंडिंग ऑफ वन। ठीक है, कमेंट भी कर देंगे। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। एक सिचुएशन में तो एनपीवी निकला हुआ आपका, बेस्ट केस में इससे ज्यादा आएगा, वर्स्ट केस में इससे कम आएगा, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके लिए तैयार करा हुआ है। बेस्ट केस सिनेरियो एनपीवी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बेस्ट केस में क्वेश्चन ने कहा 22,000 लाख का इनफ्लो होगा सेकेंड ईयर में 7.5%। तो सर 7.5% सेकेंड ईयर 0.865, तो 22,000 इंटू 0.865 दैट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सर बेस्ट केस में फर्स्ट ईयर में 4200, सेकेंड ईयर में 5200, तो 4200 इंटू 0.930 और 5200 इंटू 0.865, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से माइनस कर दो, आपको आपका एनपीवी पता चल गया 10,626। बेस्ट सिचुएशन रही तो 10,626 लाख का आपको एनपीवी जनरेट होगा। लेकिन अगर सिनेरियो रहा वर्स्ट, तो फिर क्या होने वाला है? सर वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें मिलेगा 12,600 लाख, वो भी चौथे साल के एंड में 10% का WACC। 10% का WACC फैक्टर है 0.683 चौथे साल में, तो 12,600 इंटू 0.683 दैट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आउटफ्लो की बात करें तो हर साल 2100 लाख रुपए का आउटफ्लो होगा 4 साल तक, तो 2100 इंटू 3.170, तो ये आ जाएगा 1948.8। इसका मतलब सिंपल, ये तो थी क्वेश्चन की पहली डिमांड। सेकंड पॉइंट ने कहा था कमेंट करो। देखो कमेंट यही है कि आपका जो एनपीवी है वो 1948 से लेकर, बेस्ट केस वाला मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसका मतलब आपका जो एनपीवी है वो 1948.8 लाख से लेकर 10,626 लाख तक जा सकता है। फ्रॉम दिस एनालिस्ट इट कैन बी एनालाइज दैट एनपीवी जो है वो 1948.8 से 10,626 लाख तक जा सकता है। तो क्वेश्चन इजी था, जस्ट आपको पढ़ना था क्वेश्चन, बाकी तो सिनेरियो एनालिसिस इजी ही होता है हमेशा। बेस्ट, वर्स्ट और मोस्ट लाइकली 3 सिचुएशन इसमें देखने को मिल सकती है। इसमें मोस्ट लाइकली का जो डेटा था वो ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ था, चाहता क्वेश्चन तो वो भी आपसे कैलकुलेशन करवा सकता था। तो 7 मार्क्स में मैं कहूंगा एक इजी क्वेश्चन, 7 मिनट भी शायद आपको इस क्वेश्चन को करने में ना लगे हो, क्योंकि आंसर में तो दम है नहीं। हाँ, क्वेश्चन को जस्ट पढ़ना था एक बार, करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B, जो कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, इक्विटी वैल्यूएशन में से क्वेश्चन है। The earnings and dividend on equity share of Rexon Limited have been growing at a rate of 10% per annum for 4 years. एक कंपनी है Rexon Limited, उनका अर्निंग और डिविडेंड जो है उसका 4 साल तक ग्रोथ रेट 10% पर एनम है। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, द ग्रोइंग रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन लीनियरली टू 7%। लीनियरली टू 7% का मतलब होता है ऐसा नहीं कि 10 से सीधा 7 पे आ जाएगा। इसका मतलब है 10 से आएगा 9 पे, 9 से आएगा 8 पे, 8 से आएगा 7 पे, कुछ इस तरीके से। तो आप कह सकते हो 5th ईयर में ये 9% हो जाएगा, 6th ईयर में ये 8% हो जाएगा और 7th ईयर में ये 7% हो जाएगा। इसीलिए बोला कि आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर मतलब 7वें साल से द ग्रोइंग रेट विल फॉल, वो तो गिर ही रहा था पहले से ही, एंड स्टेबलाइज एट 7% फॉर एवर इन्फिनिटली। तो 7वें साल से ये क्या हो जाएगा, 7% हो जाएगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। जब आप 10 से 9 पे आओगे 5वें साल में, 9 से 8 पे आओगे 6th ईयर में, और 8 से 7 पे आओगे 7th ईयर में, और उसके बाद ये सेम चलेगा 7वें साल से। द लास्ट डिविडेंड पर शेयर वॉज ₹3। जो लास्ट ईयर का डिविडेंड था, मतलब D0 जो था वो 3 रुपए था, एंड द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ रेक्सॉन लिमिटेड इज 16%। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एनालाइज एंड असेस हाउ मच द वैल्यू पर शेयर ऑफ रेक्सॉन लिमिटेड इक्विटी स्टॉक शुड बी। स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ।
कहते हैं यूजिंग 3 फेज मॉडल। वो 3 फेज तो अपने आप ही हो गया कि पहले 10%, फिर 10 से यहां तक डिक्रीज करते हुए आएगा और उसके बाद ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो 3 फेजेज हो गई, एक बार 10-10% चलेगा, फिर 9-8-7 और फिर 7% फॉरएवर चलेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको बता दिया 1 से लेकर 10 साल तक के, जो कि अपने को इतना तो जरूरत भी नहीं थी 16% पे। तो इसके लिए आपको अगर सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू जाना हो तो सिंपल आप सबसे पहले तो ग्रोथ रेट डिसाइड कर लो क्या है। सर क्वेश्चन ने कहा कि ग्रोथ रेट जो है पहले 4 साल 10% रहेगा, तो आपका ग्रोथ पहले साल से लेकर 4 साल तक 10% रहेगा। इसके बाद ये लीनियरली 7% तक आएगा। लीनियरली का मतलब है नेक्स्ट ईयर, मतलब 5th ईयर में ये 1% गिरेगा, 9 हो जाएगा। फिर 5th से 6th ईयर में ये 1% और गिरेगा, 8 हो जाएगा। और फिर ये 7th ईयर में 7% हो जाएगा। और आफ्टर 6th ईयर मतलब 7th ईयर से तो ये 7% कांस्टेंट चलेगा ही, क्वेश्चन में लिखा ही है। तो सबसे पहले तो आप इन्हीं ग्रोथ रेट को कंसीडर करते हुए डिविडेंड्स कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन ने कहा D0 लास्ट ईयर का डिविडेंड 3 रुपए था, तो D0 है 3 रुपए। अब इसमें 10-10% का ग्रोथ रेट लगाते जाओ 4 साल तक, तो 3 + 10% 3.3, फिर 10% 3.63, फिर 10% 3.93, एक बार और 10% तो 4.3923। इसके बाद 5वें साल में 9% तो प्लस 9% 4.7876, फिर नेक्स्ट ईयर 8% तो प्लस 8% 5.1706, फिर 7% प्लस 7% इट विल बी 5.5326। सर ये आपको डिविडेंड्स पता चल गए। अब 7th ईयर में तो ये कांस्टेंट हो ही गया, तो आपको 6 साल के तो डिविडेंड रिसीव करने हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक बनाएंगे, टाइम पीरियड 1 से लेकर 6 साल तक के डिविडेंड लिख लो। D1 D2 D3 D4 ये फर्स्ट फेज हो गया, D5 D6 ये सेकंड फेज हो गया। और फिर हम 6th ईयर के एंड में इस शेयर को बेच देते हैं, क्योंकि जिस साल में हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाता है दैट इज 7th ईयर, उससे जस्ट पहले दैट इज 6th ईयर के एंड में हम P6 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। P6 का फॉर्मूला होगा नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दैट इज D7 डिवाइड बाई KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट भी 7th ईयर का। D7 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 5.5326 डिवाइडेड बाई KE क्वेश्चन में गिवन है 16% का, और ग्रोथ रेट 7% रहेगा 7th ईयर का। तो अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व किया तो ये आया 61.4733, जो कि 6th ईयर के एंड में लिख दिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको 1 से लेकर 10 साल तक के गिवन थे, बट अपने को 6 साल की ही जरूरत है, तो ये पहले 6 साल के फैक्टर कंसीडर कर लो। 6 दो बार है, सेम फैक्टर मल्टीप्लाई करके इसका टोटल कर लेंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक पता चल जाएगा, दैट इज 40.1286। सर ये सेम क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेस में करा हुआ होता है, केवल और केवल फिगर चेंज के साथ। माइनर सी फिगर चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन जो है वो हमने अपनी क्लासेस में वैल्यू ऑफ स्टॉक का किया हुआ है, लीनियरली वाला, कि सर लीनियरली टू 7%। बस यही तो पॉइंट है जो कंफ्यूज कर सकता है बच्चों को, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, जो आप कह सकते हो सर बॉन्ड वैल्यूएशन में से है या डिबेंचर वैल्यूएशन में से कह सकते हो, क्योंकि हमारे चैप्टर में सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, उसमें आप इसको कवर कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन जो है इस तरीके का क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको सीए फाइनल में से पूछा गया है, सीए फाइनल में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4B की बात करें तो दैट इज ऑफ कोर्स फ्रॉम पोर्टफोलियो के चैप्टर में से देखने को मिल रहा है, पोर्टफोलियो के चैप्टर में से ये देखने को मिल रहा है। जो 4B है वो कुछ टीचर्स पोर्टफोलियो में कवर करते हैं, कुछ टीचर्स फंड है, तो म्यूचुअल फंड में भी इस तरीके के क्वेश्चन की कवरेज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, द फॉलोइंग इज द पैरामीटर pertaining to 8% fully convertible debentures। डिबेंचर का डेटा है ये।
द फॉलोइंग इज द पैरामीटर रिलेटिंग टू 8% फुल्ली कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल किसमें, इक्विटी शेयर्स में, इश्यूड बाय डेजिन लिमिटेड एट 1000 रुपीज, 1000 रुपए में इश्यू किया गया है, 8% का इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट प्राइस जो है इस डिबेंचर का 1200 रुपए चल रहा है, ठीक है, कन्वर्जन रेशियो है 25, मतलब अगर आप इस डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कराते हो तो एक डिबेंचर के बदले में आपको 25 शेयर्स मिल जाएंगे। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर 1000 रुपए ही चल रही है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन की डेट पे शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो 40 रुपए है, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो 1 रुपए का इस पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 6 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, कहते हैं कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सर अगर कन्वर्जन वैल्यू की बात करोगे तो कन्वर्जन रेशियो है 25, मतलब अगर मैं इस डिबेंचर को कन्वर्ट कराऊं तो मुझे 25 शेयर मिलेंगे, और एक शेयर का जो प्राइस है वो है 40 रुपए, तो ठीक है 25 इंटू 40 1000 रुपए कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर आ जाएगी। सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार है इस क्वेश्चन का, हेडिंग डाली आंसर नंबर 4A, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर सीधा सीधा निकाल दिया। सर 25 शेयर 40 रुपए का एक शेयर 1000 रुपए इसकी कन्वर्जन वैल्यू बनती है। सेकंड पॉइंट में कहते हैं मार्केट कन्वर्जन प्राइस। सर मार्केट कन्वर्जन प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो। मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर चल रहा है 1200 और कन्वर्जन रेशियो है 25, तो 1200 डिवाइड बाय 25 48 रुपए। वैसे तो मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है 40, बट कन्वर्जन में कितना आ रहा है, कन्वर्जन में 48 आ रहा है, क्योंकि 1200 रुपए का मार्केट प्राइस जो डिबेंचर का है उसके बदले में आपको 25 शेयर देने पड़ रहे हैं, मतलब आपके शेयर की वर्थ कितनी जा रही है यहाँ पे 48। तो इसका मतलब कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर कितना हो गया 8 रुपए, 40 रुपए वाला 48 रुपए में जा रहा है कन्वर्जन में, तो 8 रुपए का प्रीमियम आ रहा है कन्वर्जन के अंदर, 48 माइनस 40। नेक्स्ट फोर्थ, रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम। सर कन्वर्जन का प्रीमियम का प्रोपोर्शन क्या है 20%, क्योंकि 8 रुपए का प्रीमियम है 40 रुपए के मार्केट शेयर प्राइस पे, तो 20% का प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है कन्वर्जन में शेयर के प्राइस में। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं प्रीमियम ओवर अ स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर चल रही है आपकी 1000, तो प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर भी 20% ही आएगा। सिंपल मैं कहूं तो 1000 रुपए स्ट्रेट वैल्यू है, जबकि मार्केट प्राइस 1200 चल रहा है, तो 20% है, बट इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है, मैं वही अप्लाई कर दूं तो मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड 1200, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 1000 -1 करके 0.2 दैट इज 20%। नहीं तो सीधा सीधा भी आप कह सकते हो स्ट्रेट वैल्यू 1000 है जबकि मार्केट प्राइस 1200, तो 20% प्रीमियम पे चल रहा है। और लास्ट 6th रिक्वायरमेंट थी इसकी फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर। सर फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर, तो इसका भी एक फॉर्मूला है सिंपल, इंटरेस्ट माइनस कन्वर्जन रेशियो इनटू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो। तो इंटरेस्ट की बात करें तो 1000 रुपए का डिवेंचर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 80 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, माइनस कन्वर्जन कितना है 25 शेयर डिविडेंड 1 रुपए, मतलब इंटरेस्ट तो है 80 रुपए का, जब शेयर में कन्वर्ट करा लेते हैं तो डिविडेंड बनता है यहाँ पे 25 का, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 25, तो सर ये 2.2 फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर आ जाएगा। मतलब डिबेंचर की बजाय जब इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो 2.2 पर शेयर जो है वो आपको एक तरीके से बेनिफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे 80 रुपए जाता है, यहाँ पे केवल 25 रुपए है, तो आपको कहीं ना कहीं 55 रुपए का फायदा है। कितने शेयर्स पे 25 पे, तो पर शेयर 2.2 फेवरेबल डिफरेंशियल इनकम आएगा। तो इस तरीके से ये 6 रिक्वायरमेंट थी। तो स्टडी मटेरियल में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल्स वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट ठीक है, आजकल इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, सीए फाइनल वगैरह में से भी काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B, इजी क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल में भी है और हम अपनी क्लासेस में करके जाते हैं। मिस आयरा, एन इन्वेस्टर, इज ट्राइंग टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द 4 फंड्स। सर 4 फंड्स है,
इनकी परफॉर्मेंस मेजर करना चाह रहे हैं। द रेलिवेंट डेटा अबाउट द फंड इज गिवन एज अंडर। फंड के नाम है REHE AE और TE। चारों फंड की रिटर्न गिवन है 16%, 21%, 16%, 14%। वेरियांस गिवन है 215, 304, 104, 126 और अनसिस्टमेटिक रिस्क गिवन है 21, 18, 16 और 17। द वेरियांस ऑन द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो का वेरियांस है 360। मार्केट का वेरियांस है 360। रिस्क फ्री रेट जो है वो है 7% का। बीटा का यहां पे फॉर्मूला इन्होंने खुद ही बताया है, अंडर रूट में अप्लाई करना है सिस्टमेटिक रिस्क अपॉन में मार्केट रिस्क वेरियांस। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बीटा का यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्योंकि बीटा कैलकुलेट करने के काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? एनालाइज एंड एसेस द रिवॉर्ड्स टू वॉलेटिलिटी रेशियो एंड रैंक दिस पोर्टफोलियो यूजिंग। सर एक तो शार्प मेजर यूज करना है आपको, एक ट्रेन्योर मेथड यूज करना है और कैलकुलेशन आपको अप टू 3 डेसिमल पॉइंट शो करनी है। सर ठीक है, शार्प मेजर और ट्रेन्योर रेशियो। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले शार्प मेजर की, तो शार्प मेजर का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ योर फंड, RP मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न मतलब फंड की रिटर्न, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड दैट इज पोर्टफोलियो। यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास पोर्टफोलियो की रिटर्न गिवन है, रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है और वेरियांस तो आपके पास गिवन है ही। तो वेरियांस का अगर आप अंडर रूट कर लोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चल जाएगा। तो सर ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी। RE की बात करें तो 16 - 7 डिवाइडेड बाई 215 का अंडर रूट। HC की बात करें 21 - 7 डिवाइडेड बाई 304 का अंडर रूट। AE फंड की बात करें 16 - 7 डिवाइडेड बाई 104 का अंडर रूट। TE फंड की बात करें 14 - 7 डिवाइड बाई 126 का अंडर रूट। आपको शार्प मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी पता चल जाएगी। सर रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो अच्छा रहता है क्योंकि रिवॉर्ड इज द न्यूमरेटर। तो सबसे ज्यादा AE का है तो फर्स्ट रैंकिंग आ जाएगी, इसके बाद सेकंड रैंकिंग HE, देन थर्ड रैंकिंग TE और फोर्थ रैंकिंग आपकी RE की आ जाएगी। और शार्प और ट्रेन्योर में केवल और केवल डिनोमिनेटर का फर्क होता है क्योंकि ट्रेन्योर जो है न्यूमरेटर तो सेम कंसीडर करते हैं, फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन की बजाय केवल और केवल मार्केट रिस्क मतलब बीटा कंसीडर किया जाता है। तो सर न्यूमरेटर तो सेम आ जाएंगे, न्यूमरेटर तो सेम आ जाएंगे 16 - 7, 21 - 7, 16 - 7, 14 - 7 डिवाइडेड बाई। अब आपको जरूरत पड़ेगी बीटा की, जिसको कैलकुलेट करने का इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में ही फॉर्मूला दे दिया था, अंडर रूट में सिस्टमेटिक रिस्क डिवाइड बाई मार्केट रिस्क और वेरियांस। फॉर्मूला दिया था बीटा का अंडर रूट में सिस्टमेटिक रिस्क डिवाइडेड बाई मार्केट रिस्क, जिसकी जगह आपने वेरियांस लिखना है। सर इसके अंदर आपको मार्केट का वेरियांस तो पता है दैट इज 360, मार्केट का वेरियांस तो पता है 360, ये तो कॉपी पेस्ट वाली बात हो जाएगी, अंडर रूट है, बट न्यूमरेटर है सिस्टमेटिक रिस्क, जबकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क भी है आपके पास और आपके पास वेरियांस भी गिवन है, आपके पास वेरियांस भी गिवन है। तो आप यहां पे इजीली अपना सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है वेरियांस ऑफ फंड माइनस अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो सिंपल 215 - 21, 304 - 18, 104 - 16 और 126 - 17 करोगे, आपको आपका सिस्टमेटिक रिस्क पता चल जाएगा। बस इस सिस्टमेटिक रिस्क को आप बीटा के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में लाके रखोगे तो आपको आपका बीटा पता चल जाएगा। ये जो बीटा है ये आप ट्रेन्योर के डिनोमिनेटर में ले जाके रख दो, अकॉर्डिंगली आपको आपका रिवॉर्ड टू वॉलिटी रेशियो पता चल जाएगा। रिवॉर्ड न्यूमरेटर में है तो ज्यादा हो तो अच्छा रहता है। तो सर फर्स्ट रैंकिंग आ जाएगी AE की, सेकंड रैंकिंग आ जाएगी HE, थर्ड रैंकिंग TE और RE की फोर्थ रैंकिंग। आप देखोगे रैंकिंग दोनों की बिल्कुल सेम है, आप देखोगे रैंकिंग दोनों की बिल्कुल सेम है। हालांकि ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन ने, बट रैंकिंग यहां पे दोनों की सेम कैलकुलेट होके आ रही है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था दैट इज क्वेश्चन नंबर 4B, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन जिसमें 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आपको लाने चाहिए। तो सिंपल कहूं तो
फॉर ए जो है, अगर आप केवल स्टडी मटेरियल बेस पढ़ के गए हो दिक्कत आएगी। अगर और क्वेश्चंस की बात करें तो सर 3 का बी पार्ट इजी था, 3 का ए पार्ट इजी था। बाकी अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन इजी ही थे अभी तक के हिसाब से। केवल और केवल एक क्वेश्चन नंबर 4A है जो कि वी कैन से सर आउट ऑफ द बॉक्स था थोड़ा सा। रीजन बीइंग कि इस तरीके का क्वेश्चंस अपने को स्टडी मटेरियल में देखने को नहीं मिलता, बट ठीक है, इधर उधर से भी इंस्टीट्यूट एक दो क्वेश्चन तो पिक करता ही करता है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5A की तरफ बढ़ते हो तो सर क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है दैट इज फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कह दो, पोर्टफोलियो कह दो, क्योंकि कैलकुलेशन जो है सारी वो पोर्टफोलियो वाली ही आपको करके देनी है। और अगर इस क्वेश्चन के पार्ट बी की बात करें तो दैट इज अगेन फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो सर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड का जिक्र है, तो कुछ टीचर्स इसको म्यूचुअल फंड में तो कुछ हम इसको पोर्टफोलियो में कवर करते हैं। नॉर्मली मैं तो ये दोनों ही क्वेश्चन 5A और 5B जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ही कवरेज करवा के चलता हूं बच्चों को। और ये दोनों क्वेश्चन 5A और 5B ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर, अगर मैं बात करूं केवल और केवल डेटा फिगर्स का फर्क है। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे नोट्स में आपको एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, मिस्टर सैनम इज एडवाइजर ऑफ मैक्स म्यूचुअल फंड। ठीक है, ए स्टडी बाय मैक्स म्यूचुअल फंड हैज रिवील्ड द पैरामीटर इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 सिक्योरिटीज एज गिवन बिलो। सिक्योरिटी के नाम है AB, BM और CX। यू कैन ऑल्सो से ABC। तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तीनों का कॉरिलेशन विद इंडेक्स गिवन है, मार्केट के साथ क्या कॉरिलेशन है वो गिवन है। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो BSE इंडेक्स इज ऑब्जर्व टू बी 15%। मार्केट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास गिवन है 15%। क्वेश्चन की पहली डिमांड तो है एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न, मतलब बीटा ऑफ ईच स्टॉक विद रेस्पेक्ट टू मार्केट। तो सर ठीक है, मार्केट के साथ आपको बीटा निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है कॉरिलेशन विद मार्केट गिवन है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी दैट इज फंड गिवन है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। तो सीधा सीधा डेटा गिवन है, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आंसर ऑलरेडी आपके लिए तैयार है। सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला PM मतलब कॉरिलेशन विद मार्केट, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाएगी 0.60 इंटू 25 डिवाइड बाई 15, 0.95 इंटू 20 डिवाइड बाई 15 एंड 0.75 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 15। ये आपको सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न दैट इज बीटा पता चल जाता है सबसे पहले। इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट कहते हैं एसेस द कोवेरियंसेस अमंग वेरियस स्टॉक्स। स्टॉक्स के बीच में कोवेरियंस निकाल के देना है, स्टॉक्स के बीच में आपको कोवेरियंस कैलकुलेट करके देना है। तो सर स्टॉक 3 है तो कोवेरियंस भी 3 निकाल के आपको देने पड़ेंगे। कॉम्बो क्या बनेंगे, AB और BM का, AB CX का और BM और CX का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। सर कोवेरियंस का फॉर्मूला बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ मार्केट। सबसे पहले मैं पहली 2 सिक्योरिटी ले रहा हूं AB और BM, दोनों का बीटा आपने कैलकुलेट कर लिया था 1 और 1.27, तो 1 इंटू 1.27 मल्टीप्लाई बाई मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 15 था तो इसका स्क्वायर कर लो, वेरिएंस आ जाएगा, इट विल बी 285.75। AB और CX का लोगे तो 1 इंटू 0.75 मल्टीप्लाई बाई 225 इट विल बी 168.75 और फाइनली BM और CX का लोगे तो 1.27 इंटू 0.75 मल्टीप्लाई बाई 225 इट विल बी 214.3125। इजीएस्ट वन। बस फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, वो तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस आप क्लासेस में करके जाते हो, याद होते ही होते हैं। थर्ड पॉइंट कहते हैं कैलकुलेट द टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द 3 स्टॉक्स इक्वली। तो सर ये वैरायटी हो गई पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करना, वो भी 3 या उससे ज्यादा स्टॉक्स हो तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा लंबा वाला जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई होता है, दैट इज पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में 3 सिक्योरिटीज हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ABC ले लिया मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A वेट ऑफ A स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन B वेट ऑफ B स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन C प्लस वेट ऑफ C स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन A वेट ऑफ A
देन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बी, वेट ऑफ बी, और ए और बी का कोरिलेशन, प्लस 2, अब ए और सी का ले लेते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सी वेट ऑफ सी और ए और सी का कोरिलेशन, प्लस अब बी और सी ले लो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सी वेट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन बी सी। पूरे फॉर्मूले का अंडर रूट आपको यूज करना है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 25 गिवन है, वेट जो है 3 स्टॉक्स इक्वली है, तो 3 स्टॉक को इक्वली बांटोगे तो 1/3 प्लस बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.20 है, तो 20% मतलब 0.20, तो 0.20 इंटू 1/3 स्क्वायर, प्लस सी का है 0.15, तो 0.15 इंटू 1/3 का स्क्वायर, प्लस 2। अब मैंने क्या किया, मैंने सॉल्व कर लिया ये वाला पार्ट, 0.25 इंटू 1/3 आ गया 0.0833, क्योंकि ये लेना था। इसी तरीके से बी को सॉल्व कर लिया, 0.20 इंटू 1/3 0.0667। और अब दिक्कत आई, सर हमें चाहिए कोरिलेशन आपका मार्केट के साथ तो गिवन था क्वेश्चन के अंदर, कोरिलेशन आपका मार्केट के साथ तो गिवन था, लेकिन यहां पे मार्केट के साथ नहीं, इन सिक्योरिटीज का चलेगा। जैसे अभी आपको कोरिलेशन चाहिए ए बी का, फिर आपको यहां पे चाहिएगा ए सी का, फिर यहां पे आपको चाहिएगा बी सी का, तो ये कोरिलेशन आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कोरिलेशन का फॉर्मूला हो सकता है कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2। तो अगर आपको ए और बी का लेना है, तो ए और बी का कोवेरिएंस आपने कैलकुलेट किया 285.75 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अपने पास गिवन ही है 25 और 20, तो 25 इंटू 20 ये आ जाएगा 0.57। अगर आपको ए और सी का चाहिए, तो ए और सी का कोवेरिएंस निकाला था 168.75 डिवाइडेड बाय ए और सी का स्टैंडर्ड डेविएशन 25 इंटू 15 0.45। बी और सी का चाहिए, तो बी और सी का कोवेरिएंस निकाला था 214.3125 डिवाइडेड बाय बी और सी का स्टैंडर्ड डेविएशन 20 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 0.71 का कोरिलेशन। सर 0.57 चाहिए, सबसे पहले 0.57 लगा दिया, प्लस 2, फिर से कॉपी 0.0833, अब इस बार सी का तो 0.15 इंटू 1/3 आ गया 0.05, और ए और सी का कोरिलेशन है 0.45 प्लस 2 पॉइंट, इस बार बी और सी का चाहिए तो 0.0667 0.05 और बी और सी का कोरिलेशन 0.71। तो डेटा रखने वाली बात है, एक बार फॉर्मूला अगर आपको पता है तो, और इसको सॉल्व किया तो ये आया 16.88% अप्रोक्सीमेटली। तो ये भी वैरायटी आपको क्वेश्चंस में करवाई हुई है कि जब 3 या 3 से ज्यादा स्टॉक्स गिवन हो तो हमें पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यूज करना होता है। और फोर्थ रिक्वायरमेंट थी आपको सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करके देनी थी, और पोर्टफोलियो इन पॉइंट नंबर 3, मतलब इसके पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करके देनी थी। तो सर सिस्टमेटिक रिस्क के लिए आप यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो सीधा सीधा बीटा स्क्वायर इनटू वेरिएंस मार्केट। बीटा की अगर मैं बात करूं तो बीटा आपने कैलकुलेट किया था ये, और इन्होंने कहा पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंगली, मतलब वेट्स आपको इक्वल रखने हैं। अगर आप वेट इक्वल रखोगे तो सिंपल एवरेज निकल जाएगा इनका, तो 1 प्लस 1.27 प्लस 0.75 डिवाइड बाई 3 किया तो एवरेज बीटा आ गया पोर्टफोलियो का। इसका स्क्वायर करना है इनटू वेरिएंस मार्केट, तो 15 का स्क्वायर है ही, 228 आपका आंसर आ जाएगा। 228% विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो अटेम्प्ट करना था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, और ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 5B था, ये तो आप बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन अपनी क्लासेस में करके जाते हो, केवल और केवल फिगर्स का डिफरेंस है। यहाँ पे इवन मैं कहूं तो फिगर भी काफी सारी तो सेम फिगर ही गिवन थी, कुछ ही फिगर्स का यहाँ पे डिफरेंस किया गया था। पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, जब सिलेबस 2016 चलता था तब भी आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे नोट्स में भी आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर पे आपको ये क्वेश्चन जाके देखने को मिल जाता है। लास्ट जो क्वेश्चन है अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वो ये वाला क्वेश्चन है, और आपका जो सिलेबस 2022 है उसके स्टडी मटेरियल में भी आपको सेम तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5B, मिस्टर रॉन एन इन्वेस्टर owns a portfolio
with the following characteristics and it is assumed that the security returns are generated by a टू फैक्टर मॉडल। टू फैक्टर मॉडल अगर आप पढ़ के गए हो तो ही इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और हम बिल्कुल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें टू फैक्टर मॉडल आपको कराते हैं। विद द इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर रॉन, द न्यूली इंडक्टेड ट्रेनी मिस अयान हैज बीन आस्क्ड टू एनालाइज विद कमेंट्स इफ एनी। कहते हैं दो टू फैक्टर मॉडल है, तो फैक्टर 1 सेंसिटिविटी का और फैक्टर 2 सेंसिटिविटी का गिवन है। दो सिक्योरिटी है एमबी और सिक्योरिटी केएन। फैक्टर 1 के अकॉर्डिंगली सेंसिटिविटी होगी 0.80 और 1.5, और फैक्टर 2 के अकॉर्डिंगली हो सकती है 0.6 और 1.1। रिस्क फ्री सिक्योरिटी की तो कोई बीटा होता नहीं है, सेंसिटिविटी होती नहीं है। रिटर्न की बात करें तो सिक्योरिटी एमबी का रिटर्न 15%, केएन का 20%, रिस्क फ्री सिक्योरिटी पे 10% का रिटर्न चल रहा है। क्वेश्चन की 3 डिमांड है जिसमें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं मिस्टर रॉन इन्वेस्ट रुपी 1,80,000, 1,80,000 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, एंड सेल्स शॉर्ट रुपी 90,000 ऑफ सिक्योरिटी केएन। अब 1,80,000 आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन 90,000 रुपए का अगर आप शॉर्ट सेल करोगे तो 90,000 रुपए का शॉर्ट सेल करने का मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 1,80 तो आप इन्वेस्ट करोगे, 90,000 रुपए सेल शॉर्ट करने की वजह से वो भी आपके पास आ जाता है, तो आपके पास फंडिंग हो जाएगी 270 की, एंड परचेजेज रुपी 2,70,000 ऑफ सिक्योरिटी एमबी। इसी वजह से वो 2,70,000 रुपए की सिक्योरिटी खरीद पाए। तो वैसे आपका अपना इन्वेस्टमेंट 1,80 का ही होगा, बट 90,000 रुपए शॉर्ट सेल करने की वजह से वो 90,000 रुपए बढ़ गया, तो 270 हो गया, तो वो 270 आपने एमबी सिक्योरिटी में डाल दिया। कहते हैं एनालाइज सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर राउन पोर्टफोलियो ऑफ द टू फैक्टर। टू फैक्टर के अकॉर्डिंगली अपने को मिस्टर राउन की सेंसिटिविटी कैलकुलेट करके देनी है। तो सर बिल्कुल इसके लिए आपका आंसर तैयार है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर 1 और फैक्टर 2 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके देनी है। सबसे पहले सिक्योरिटी के नाम लिख दिए एमबी और केएन, देन इसमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दिया कि एमबी में आपने 270 का परचेज किया है और केएन में आपने 90,000 रुपए का शॉर्ट सेल किया है, तो ये नेगेटिव में आ गया, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1,80,000 का। बीटा फैक्टर 1 की बात करें एमबी और केएन की, तो एमबी और केएन का बीटा फैक्टर 1 है 0.8 और 1.5, 0.8 और 1.5, तो अमाउंट को बीटा फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 81,000 का सेंसिटिविटी है। सर 81,000 रुपीज की सेंसिटिविटी है 1,80 के इन्वेस्टमेंट पे, तो आपकी पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी है 0.45। सिमिलरली बीटा फैक्टर 2 अप्लाई कर लो। बीटा फैक्टर 2 है 0.6 और 1.1, 0.6 और 1.1, तो 270 इंटू 0.6, 90,000 इंटू 1.1, तो 63,000 की सेंसिटिविटी है 1,80 पे, तो फैक्टर 2 के अकॉर्डिंगली सेंसिटिविटी है एवरेज सेंसिटिविटी पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी 0.35। सर सिंपल। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपने सेकंड पॉइंट अप्लाई कर देना है। कहते हैं मिस्टर रावण बोरो रुपी 1,80,000 एट द रिस्क फ्री रेट। अब ध्यान दो, 1,80 आपके पास पहले ही था, 1,80 आपने बोरो कर लिया, 3,60 तो वैसे ही हो गए, 3,60,000 रुपए आपके पास हो गए, एंड इन्वेस्ट द अमाउंट, ये जो 1,80 का अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे, ही बोरो अलॉन्ग विद द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 1,80,000, मतलब 1,80 ये तो था ही, और 1,80 बोरो किया तो 3,60 हो गया, 3,60 हो गया। अब ये जो अमाउंट है वो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो आप, इन सिक्योरिटी एमबी और केएन इन द सेम प्रोपोर्शन एज डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1। इसका मतलब पहले जो 90,000 रुपए का शॉर्ट सेल था, आपके पास अमाउंट हो गया डबल, अमाउंट हो गया डबल, तो इसका मतलब अगर पहले आपके पास 90,000 का शॉर्ट सेल था, तो अब आप 1,80,000 का शॉर्ट सेल करोगे, और अगर आपने पहले एमबी में 270 का इन्वेस्टमेंट किया था, तो अब आप 540 का इन्वेस्टमेंट करोगे, 540 का इन्वेस्टमेंट करोगे। क्योंकि कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी सर 1,80 मेरे पास पहले से था, 1,80 मैंने बोरो कर लिया 3,60, 1,80 का मैं शॉर्ट सेल कर दूंगा तो 540, और वो 540 में जाके एमबी सिक्योरिटी में डाल दूंगा। तो इसी तरीके से सेम स्टेटमेंट बन जाएगा जो पहले पॉइंट में बनाया, पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर 1 और 2। यही डिमांड है, पढ़ देता हूं एक बार। एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द टू फैक्टर्स।
तो सर सेम तरीके से सिक्योरिटी एमबी के एन के साथ साथ अब रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो रिस्क फ्री डाल दो सबसे पहले, तो 180 का आपने रिस्क फ्री इन्वेस्ट वो लिया है, बोरोविंग करिए तो नेगेटिव में आ गई। और केएन का आपका शॉर्ट सेल है, पहले 90 था तो वो डबल हो जाएगा क्योंकि आपका फंड डबल हो गया, तो सेम प्रोपोर्शन में डालने का मतलब ये दोनों भी डबल कर दो, तो 90 जो था वो 180 हो जाएगा, और जो एमबी में 270 का इन्वेस्टमेंट था वो डबल हो जाएगा 540। बस सर फैक्टर अप्लाई करो, पहला फैक्टर है 0.8 और 1.5, 0.8 और 1.5 रिस्क फ्री का तो है नहीं, मल्टीप्लाई करोगे ये टोटल आया 162, 162 की सेंसिटिविटी है 180 पे, सर 180 पे, अभी भी 180 ही है, बिल्कुल 180 ही है अभी भी, क्योंकि अपना फंड तो अभी भी 180 ही है, तो 162 की 180 पे है तो 0.9, और बीटा फैक्टर 2 अगर आप अप्लाई करते हो तो 0.6 और 1.1, 0.6 और 1.1, 540 इंटू 0.6, 180 इंटू 1.1 और रिस्क फ्री का 0, तो 126 से 180 पे तो 0.7। और तीसरे पॉइंट में कहते हैं एसेस द, तीसरे पॉइंट ध्यान से देखना, कहते हैं एसेस द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, कहते हैं फैक्टर 2 में कुछ प्रीमियम है, वो कितना है वो बताओ। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सिक्योरिटी रिटर्न, सिक्योरिटी रिटर्न का फॉर्मूला होता है टू फैक्टर मॉडल में आरएफ प्लस बीटा फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1। जैसे यहां पे आपको क्या पूछा, प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, तो ये P1 क्या है, प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 प्लस बीटा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। सिक्योरिटी एमबी की मैं बात करूं तो एमबी सिक्योरिटी की रिटर्न है 15%, 15%। सर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 10%। बीटा फैक्टर 1 जो है, बीटा फैक्टर 1 जो है वो है 0.80, 0.80 इंटू प्रीमियम फैक्टर 1 प्लस बीटा फैक्टर 2 जो है वो है 0.60, एमबी की बात कर रहा हूं मैं अभी केवल, 0.60 इंटू प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। सिमिलरली आपको केएन पे अप्लाई करना है, केएन की रिटर्न कितनी है, केएन की रिटर्न है 20%, 20%, रिस्क फ्री तो 10% ही रहेगा, और इसके बीटा फैक्टर क्या है 1.5 और 1.1, तो 1.5 इंटू प्रीमियम 1 प्लस 1.1 इंटू प्रीमियम 2। इसको सर सॉल्व कर लेना है, सिंपल सी बात है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 15 माइनस 10 5 प्लस 0.8 P1 प्लस 0.6 P2, ये 20 माइनस 10 10 इज इक्वल टू 1.5 P1 प्लस 1.1 P2। अब इसमें से कैंसिल करने के लिए मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन को 15 से और सेकंड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि P1 की वैल्यू हम कैंसिल कर सकें और P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो 15 इंटू 5, 15 इंटू 0.8, 15 इंटू 0.6, 8 इंटू 10, 8 इंटू 1.5, 8 इंटू 1.1। तो सर इससे क्या हुआ, P1 कैंसिल हो गया और P2 की वैल्यू आपको पता चल गई 5 माइनस का 5 डिवाइड बाई 0.2, तो इट विल बी -25, -25। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको क्लासेस में करवाया गया था और मैंने आपको बोला भी था कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं कम से कम आप 3 से 4 बार जब रिवाइज करके जाओगे तब एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर पाओगे। रीजन बीइंग सर डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बाकी जगह नहीं देखने को मिलते। तो जो भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हो वो आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करके जाने चाहिए। और ये डिफरेंट तरीके के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कुछ इस तरीके के देखने को मिल ही जाते हैं। तो जिन बच्चों ने भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमसे करा हुआ है और 100% पूरा करके अच्छे से रिवाइज करके गए हो, उनका ये फुल आउट ऑफ फुल 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आपके आने चाहिए। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप डेरिवेटिव में से भी कह सकते हो सर, फ्यूचर डेरिवेटिव में से भी कह सकते हो, या फिर आप इसको पोर्टफोलियो में से भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो का भी कवरेज है और थोड़ा सा इसमें फ्यूचर का भी कवरेज देखने को मिल रहा है, तो कहीं पे भी कवरेज की जा सकती है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है दैट इज फ्रॉम ऑप्शन
दैट इज कॉल ऑप्शन का क्वेश्चन है, कॉल ऑप्शन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6 जो है, वी कैन से सर क्वेश्चन नंबर 6 इज डेडिकेटेड टू डेरिवेटिव चैप्टर, जिसमें 6A में पोर्टफोलियो प्लस फ्यूचर का एप्लीकेशन है और 6B के अंदर कॉल ऑप्शन दैट इज ऑप्शन का एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6A, मिस्टर हिसान इज एन इन्वेस्टर मेड द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 शेयर्स। मिस्टर हिसान ने 3 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है एंड द डिटेल्स ऑफ हिज पोर्टफोलियो ऑफ शेयर आर एज बिलो। 3 शेयर्स है, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड और आर लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए लैक्स में, मार्केट प्राइस दे दिया, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकल जाएगी और बीटा भी आपके पास गिवन है। मिस्टर हिसान थिंक्स दैट द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई। ठीक है, हम पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल लेंगे। तो मिस्टर हिसान का मानना है कि जो भी रिस्क है वो ज्यादा है एंड ही वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो बीटा टू 0.91, तो वो अपने बीटा को कम करना चाह रहे हैं। ही इज कंसीडरिंग बिलो मेंशन्ड ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। अब ये इस पोर्टफोलियो बीटा को कम करने के लिए 2 स्ट्रेटजी ले रहे हैं। पहली स्ट्रेटजी तो यह है डिस्पोज ए पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटी। कहते हैं काम करता हूं, मैं अपने पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री सिक्योरिटी ले आता हूं। तो इससे क्या होगा, रिस्क फ्री सिक्योरिटी लाने से जो रिस्की सिक्योरिटीज है उनके प्रोपोर्शन हो जाएंगे कम, तो अकॉर्डिंगली मेरा रिस्क कम हो जाएगा। या फिर टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर which are currently traded at 16,250 and each nifty point is worth 100 units। या फिर मैं फ्यूचर निफ्टी में पोजीशन ले लेता हूं। ठीक है, देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कहते हैं एनालाइज एंड एसेस पोर्टफोलियो बीटा। एनालाइज एंड एसेस पोर्टफोलियो बीटा। तो सर सबसे पहले तो पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, तो बहुत इजीली कैलकुलेशन कर लो। स्टेटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो बीटा बना के दे दो। मैंने यहां पे स्टेटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो बीटा बना दिए, कॉपी किया क्वेश्चन में से डेटा। शेयर्स का नाम PQR, नंबर ऑफ शेयर 684, मार्केट प्राइस 250, 375 और 125, ये डेटा कॉपी कर लिया। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 250, 8 इंटू 375, 4 इंटू 125, टोटल आ गया 5000। इसका प्रोपोर्शन निकाल लिया, 1500 डिवाइड बाई 5000, 3000 डिवाइड बाई 5000, 500 डिवाइड बाई 5000, टोटल 1 आता ही है। बीटा कॉपी कर लिया, क्वेश्चन में से 1.4, 1.2 और 1.6 और प्रोपोर्शन को, रेशियो को बीटा से मल्टीप्लाई करके सम अप कर लिया, तो 1.3 आपको पोर्टफोलियो बीटा पता चल गया। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो बीटा पता चल गया 1.3 का। सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा असेस द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी टू बी एक्वायर्ड। सर रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितनी एक्वायर करें ताकि हमारा बीटा जो है वो कम हो जाए। अपने को बीटा कितना चाहिए, 0.91 चाहिए, तो मतलब हमें पोर्टफोलियो बीटा चाहिए 0.91। अब आप रिस्क फ्री सिक्योरिटीज लेकर आओगे, तो जो भी आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी लेकर आओगे, जो भी आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी लेके आओगे, उसका प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, क्योंकि पोर्टफोलियो बीटा ऐसे ही निकलता है, प्लस अब अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का प्रोपोर्शन ये होगा, टोटल प्रोपोर्शन तो हमेशा 1 ही होता है, तो 1 माइनस रिस्क फ्री सिक्योरिटी का प्रोपोर्शन कर दोगे तो बाकी सिक्योरिटीज का प्रोपोर्शन पता चल जाएगा, इनटू बाकी सिक्योरिटीज का बीटा। आपका पोर्टफोलियो बीटा होना चाहिए 0.91 इज इक्वल टू, सर ये जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी का प्रोपोर्शन है, ये चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इसका बीटा तो 0 ही होगा, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये तो 0 लिख दो, प्लस 1 माइनस RFP इंटू बीटा, तो 1 माइनस RF मतलब जो अदर सिक्योरिटीज का प्रोपोर्शन होगा वो, और अदर सिक्योरिटीज का प्रोपोर्शन तो आप कैलकुलेट करके 1.3 है, 1.3 है। इसको सॉल्व कर लिया, 0.91 1 इंटू 1.3 माइनस 1.3 RF, इसको सॉल्व किया तो RF आया 30%। इसका मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी आप लेकर आ जाओ 30%। 5000 का टोटल है, तो 5000 का 30% 1500 लाख की आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी लेकर आ जाओ। 1500 लाख रुपए की आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी लेकर आ जाओ। तो क्वेश्चन ये कहा था वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितनी लेकर आए, सर 1500 लाख की लेकर आओ। दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड ही है। तीसरा पॉइंट कहता है रिस्क फ्री सिक्योरिटी लेकर आओगे तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ।
तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है हर एक कंपनी के हमारे पोर्टफोलियो में, दैट इज PQR, कितने कितने डिस्पोज ऑफ करोगे, क्योंकि 1500 लाख का मैं अगर रिस्क फ्री लाऊंगा तो 1500 लाख का PQR हटाऊंगा, 1500 लाख का PQR हटाऊंगा तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन, सर 1500 लाख था, 1500 लाख था, इसमें प्रोपोर्शन है 30%, 60% और 10% का PQR का था। टोटल जो फंड था उसमें 30, 60, 10% था, तो उसी प्रोपोर्शन में हटा दो, 1500 का 30%, 1500 का 60%, 1500 का 10%। ये तो PQR की वैल्यू पता चल जाएगी। नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो उस वैल्यू को प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर दो, 250, 375 और 125। तो आपको 1,80,000 शेयर डिस्पोज करने हैं P के, Q के 2,40,000, R के 1,20,000, और इसको डिस्पोज करके 1500 लाख का आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी ले आओ, आपका जो बीटा है वो रिड्यूस होकर 0.91 रह जाएगा। इसके बाद ध्यान देना, इस क्वेश्चन में एक चौथी रिक्वायरमेंट और है। ये जो 3 पॉइंट है, पहले 3 पॉइंट, दीज आर द इजीएस्ट वन, आपको हम करवा के भेजते हैं क्योंकि ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हमारे सिलेबस में कवर्ड है। लेकिन जो पॉइंट नंबर 4 है, ऐसी वैरायटी मैंने कहीं पे भी नहीं देखी। पॉइंट नंबर 4 की जो रिक्वायरमेंट है, ऐसी रिक्वायरमेंट मैंने कहीं नहीं देखी। ये जो लैंग्वेज है वो ना हमारे स्टडी मटेरियल में है, ना कभी पास्ट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ना ही मैंने अदरवाइज किसी बुक के अंदर देखी। क्या है सर ये? इफ मिस्टर हिसान सीक्स टू इंक्रीज द पोर्टफोलियो बीटा टू 2.275, यहां तक पढ़ूं तो बच्चा कहेगा सर करते तो इंक्रीज बीटा के क्वेश्चन, नो डाउट आप इंक्रीज बीटा के क्वेश्चन करते हो, अगर इतना ही क्वेश्चन होता कोई दिक्कत नहीं थी। कहते हैं मिस्टर हिसान सीक्स टू इंक्रीज द पोर्टफोलियो बीटा टू 2.275, एनालाइज द प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ Q लिमिटेड। जो आप Q लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करके दो, टू द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस 10% मार्जिन ऑन फ्यूचर। ये लास्ट वाली जो लाइन है ये प्रॉब्लम कर रही है, लास्ट वाली लाइन जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। बीटा हम बढ़ा देंगे 2.275, आपको प्रोपोर्शन निकाल के देना है Q लिमिटेड का टू द टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस 10% मार्जिन ऑन फ्यूचर। देखो जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन करवा तो रहा हूं, बट पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये जो पॉइंट है इसको जब आप इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन आ जाए एक बार सजेस्टेड आंसर में जरूर देखना। मैं तो देखूंगा ही देखूंगा, क्योंकि जो भी नया पॉइंट होता है उसका सॉल्यूशन हम भी जरूर देखना चाहते हैं कि क्या सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने किया, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, क्या एजम्पशंस ली गई। आप भी इसका सॉल्यूशन एक बार जरूर चेक करना। मैं अपना जितना 100% लॉजिक से है उसके हिसाब से इसका आंसर आपको दे रहा हूं। देखो हमारा फॉर्मूला हुआ करता है, जब भी हम बीटा को इंक्रीज करते हैं तो ओरिजिनल पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू ओरिजिनल बीटा। जब भी हम फ्यूचर पोजीशन लेके कम या ज्यादा करते हैं तो प्लस फ्यूचर पोजीशन प्लस या फिर माइनस। प्लस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बढ़ाना है तो प्लस करना होता है, कम करना होता है तो माइनस करना होता है। तो सर ओरिजिनल पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू ओरिजिनल बीटा प्लस फ्यूचर पोजीशन इज इक्वल टू ओरिजिनल पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू डिजायर्ड बीटा। ये आपका इक्वेशन होता है। ओरिजिनल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी गिवन थी? 5,000। ये फॉर्मूला नया नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मूला नया है, बट ये अप्लाई करना भी है कि नहीं करना, दैट मैटर्स। मुझे जो 100% लॉजिक लगा उसके हिसाब से मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूं। 5,000 की ओरिजिनल पोर्टफोलियो की वैल्यू और ओरिजिनल बीटा कितना आ रहा था अपना 1.3 प्लस सर फ्यूचर में कुछ पोजीशन लेनी है ताकि हमारा बीटा बढ़ जाए, इज इक्वल टू ओरिजिनल पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 5,000 और बीटा अपने को कितना करना है 2.275 एज पर द क्वेश्चन। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो फ्यूचर पोजीशन आई 4875। देखो सारी की सारी फिगर जो है वो लैक्स में थी, सारी की सारी जो फिगर्स थी वो लैक्स में थी, तो ये है 4875 लैक्स, मतलब 4,875 लाख रुपए की फ्यूचर पोजीशन हमें ले लेनी चाहिए। इससे हमारा जो बीटा है वो बढ़कर 2.275 हो जाएगा 1.3 से। तो इससे क्या हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया अपना, क्योंकि ये तो ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा कि मुझे बताओ कि Q का प्रोपोर्शन कितना होगा,
क्यू लिमिटेड का प्रोपोर्शन कितना होगा टू द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस 10% मार्जिन ऑन रिटर्न। तो मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा 5000 था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 5000 ले लिया, प्लस क्वेश्चन ने कहा 10% मार्जिन ऑन फ्यूचर। तो सर हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करें 4875 लाख का, तो मैंने उसका 10% मार्जिन ऐड कर दिया उसमें। 4875 का तो इन्वेस्टमेंट हम कर ही रहे हैं, बट उसमें 10% मार्जिन भी लेना है, तो 4875 में 10% मार्जिन ऐड करके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बना दी 10,362.5। क्योंकि मुझे तो इस लैंग्वेज से ये लगता है कि वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, सर टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी 5000 एक थी, 4875 एक हो गई, और 10% मार्जिन ऑन फ्यूचर, तो फ्यूचर में 10% मैंने ऐड कर दिया, तो 10,362.5। क्वेश्चन जानना चाहता था क्यू का प्रोपोर्शन कितना है, तो सर क्यू की जो वैल्यू थी वो थी 3000, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया कि जो 3000 है वो 10,362.5 का कितना प्रोपोर्शन है। तो जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से अपना आंसर 100% करेक्ट होना चाहिए, बट फिर भी एक न्यू लैंग्वेज है, नया पॉइंट है जो हमारे स्टडी मटेरियल में या अदरवाइज किसी बुक में नॉर्मली देखने को नहीं मिल रहा। तो आप एक बार ये पॉइंट नंबर 4 जो है इसका आंसर जरूर एक बार सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट का है, तो उसमें देख लेना। मैं तो 100% जिस दिन सॉल्यूशन आएंगे उसी दिन चेक करूंगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6B की तरफ बढ़ते हैं, तो 6B इज गिवन फ्रॉम डेरिवेटिव ऑप्शंस में से ये क्वेश्चन गिवन है, वो भी कॉल ऑप्शन का ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6B, द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द शेयर्स ऑफ माचोन लिमिटेड इज अवेलेबल बिलो। एक शेयर का डेटा गिवन है, करंट मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा है 432, इसका स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 462 है, मैक्सिमम प्राइस एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 3 मंथ टाइम, कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 537 रुपए का प्राइस हो जाएगा 3 महीने में, और मिनिमम टू मिनिमम 390 तक जा सकता है, और एक्सरसाइज प्राइस 462 है। कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% का, जिसके आपके पास फैक्टर भी गिवन है, तो हेडेक खत्म। क्वेश्चन की पहली डिमांड, एसेस द 3 मंथ कॉल ऑप्शन बाय यूजिंग बाइनोमियल मेथड और रिस्क न्यूट्रल मेथड। सर बाइनोमियल और रिस्क न्यूट्रल मेथड अप्लाई करके आपको 3 महीने के कॉल ऑप्शन के एसेस करना है, और जस्टिफाई दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू अंडर बोथ द मॉडल आर सेम। सर दोनों में सेम ही वैल्यू आती है, क्योंकि दोनों के स्टेप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले रिस्क न्यूट्रल मेथड को अप्लाई किया है। रिस्क न्यूट्रल मेथड में आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस कैलकुलेट करते हो, जिसका फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस इनटू ई की पावर आरटी माइनस लो प्राइस अपॉन में हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। स्पॉट प्राइस आपका चल रहा था 432, तो 432 इंटू 1.0228 माइनस लो प्राइस 390 डिवाइडेड बाई 537 माइनस 390, तो आपको हाई प्राइस की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी जो कि 0.353 है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो बैलेंस प्रोबेबिलिटी आपकी लो प्राइस की हो जाएगी 0.647। कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाल लो। कॉल ऑप्शन की वैल्यू का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस ईपी, तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट एक्सपायरेशन डेट। सर एक्सपायरेशन डेट पे प्राइस या तो 537 चला जाएगा या 390 चला जाएगा। एक्सरसाइज प्राइस है 462, एमपी माइनस ईपी फॉर्मूला होता है आपका, तो 537 माइनस 462 75, ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को तो 0 लिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी है हाई प्राइस की 0.353, लो प्राइस की 0.647, लो प्राइस की तो कोई रिलेवेंसी नहीं है, 0 ही आएगा। हाई प्राइस के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू 26.475 आ गई। ये कॉल ऑप्शन की वैल्यू एक्सपायरेशन डेट पे है। अगर आपको आज की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड कर दो फैक्टर से, दैट इज 1.0228, तो आपको आज की कॉल ऑप्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू कब निकालनी है, बट नॉर्मली हम बाइनोमियल और रिस्क न्यूट्रल में आज की करंट वैल्यू जो कॉल ऑप्शन की होती है वो कैलकुलेट करके देते हैं। यही आप बाइनोमियल में जाते हो, तो सेम ही आंसर आएगा। अब बाइनोमियल में भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी जो रिस्क न्यूट्रल में आई, तो मैंने डायरेक्टली वहां से पिक कर ली 0.353.647, 0.353 और 0.647। सर प्रोबेबिलिटी जो है हाई प्राइस की, इसको बोला जाता है एफ माइनस डी अपॉन में यू माइनस डी,
और लो प्राइस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको लिखा जाता है u माइनस एफ अपॉन में u माइनस टी। ये भी मैंने दोबारा से कैलकुलेट नहीं किए क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया था कि अगर हाई प्राइस हुआ तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू 75 होगी, लो प्राइस पे 0 होगी। तो सर कॉल ऑप्शन की वैल्यू एट अपर प्राइस 75, डाउन प्राइस पे 0। तो मैंने सीधा सीधा कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला लगा दिया एज पर बाइनोमियल मॉडल, सी यू मल्टीप्लाई बाय एफ माइनस डी अपॉन में यू माइनस डी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय यू माइनस एफ अपॉन में यू माइनस डी अपॉन में एफ। सी यू कॉल ऑप्शन की वैल्यू एट हायर प्राइस 75, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.353 प्लस 0 को सर किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आना तो 0 ही है, तो डिवाइड करोगे 1.008028 से, इट विल बी 25.88। तो सिंपल कहूं तो दोनों के अकॉर्डिंगली वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों सर? दोनों के स्टेप सेम ही है, बस वर्डिंग्स का फर्क आपको देखने को मिलता है। सर बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, रिस्क न्यूट्रल में अलग है। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हाँ, जो यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, करंट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैलकुलेट कर रहे हो, उसका फॉर्मूला आपको अलग देखने को मिलता है। एक्सपायरेशन डेट पे सेम तरीके से, आज पे लाने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज किया करते हो। तो दोनों के अकॉर्डिंगली हमेशा आपको वैल्यू सेम ही देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन ही था। और इसके बाद जो लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वैसे दो क्वेश्चन है अभी 7 और 8 इज द थ्योरी। लास्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं जो प्रैक्टिकल्स है, वो की 7th क्वेश्चन है, और 7 का पार्ट ए अगर आप देखोगे दैट इज फ्रॉम फॉरेक्स, और पार्ट बी भी अगर आप देखोगे तो फॉरेक्स। इसका मतलब वी कैन से सर क्वेश्चन नंबर 7 इज फुल्ली डेडिकेटेड टू फॉरेक्स टॉपिक। तो टॉपिक से हटके कुछ भी नहीं है। जैसा कि नॉर्मली आपका एग्जाम का पेपर जो है उसका पैटर्न रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये जो जून 2024 का एसएफएम का पेपर था वो आपके सामने रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7A, सिमिलर तरीके का क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो। सॉन्टेक्स लिमिटेड एन इंडियन फर्म नीड्स टू पे जैपनीज येन, अपने को पे करने तो हम जैपनीज येन खरीदेंगे। कितना? 1 करोड़। ऑन 31 अगस्त, 31 अगस्त को हमें 1 करोड़ जैपनीज येन पे करने। इन ऑर्डर टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन द फर्म इज कंसिडरिंग 2 ऑल्टरनेटिव मेथड। या तो आप फॉरवर्ड मार्केट कवर के लिए जाओगे या फिर करेंसी ऑप्शन के लिए जाओगे। सर ठीक है, 2 ऑप्शन आपके पास, या तो फॉरवर्ड के लिए जाऊंगा या फिर करेंसी ऑप्शन के लिए। ऑन 1 जून द फॉलोइंग कोटेशन जैपनीज येन पर INR आर मेड अवेलेबल। आपको स्पॉट गिवन है कि 1 रुपए में 1.5225 का बिड रेट होगा जैपनीज येन का, और आस्क रेट है 1.5345। 3 महीने बाद की बात करें तो 1.5726 और 1.5923। सिमिलरली आपको करेंसी ऑप्शन के लिए द प्राइस ऑफ फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन ऑन परचेज आर एज फॉलोज। स्ट्राइक प्राइस गिवन है जैपनीज येन 1.5855 रुपी 1 इज इक्वल टू। कॉल ऑप्शन प्रीमियम गिवन आपका जैपनीज येन 0.047 पे करना पड़ेगा। पुट ऑप्शन के लिए आपको जैपनीज येन 0.098 पे करना पड़ेगा। फॉर एक्सेस और बैलेंस ऑफ जैपनीज येन कवर्ड द फर्म वुड यूज फॉरवर्ड रेट एज फ्यूचर स्पॉट रेट। सर इसकी लाइन की आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस वगैरह तो गिवन है ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ही नहीं है तो एक्सेस और बैलेंस होने का मतलब ही नहीं बनता। जो एग्जैक्ट अमाउंट होगी वही हम खरीदेंगे और बेचेंगे। नोट में कहते हैं एक्सेप्ट रेट्स के अलावा राउंड ऑफ अदर कैलकुलेशन टू नियरेस्ट रुपी। सर बाकी सारी आप राउंड ऑफ कर दो, केवल और केवल ये रेट को छोड़कर। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एनालाइज एंड इन्फर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट एडवांटेजेस टू सॉन्टेक्स लिमिटेड, फॉरवर्ड कवर या फिर करेंसी। सर मुझे पे करने हैं, तो जिसमें भी आउटफ्लो कम होगा मैं उस ऑप्शन के लिए जाऊंगा। तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड मार्केट कवर सबसे ज्यादा इजी। सर फॉरवर्ड मार्केट कवर के आपके पास रेट ऑलरेडी गिवन है, फॉरवर्ड मार्केट के आपके पास रेट ऑलरेडी गिवन है। आप 1 करोड़ रुपए जैपनीज येन खरीदने के लिए जाओगे, सिंपल सी बात है, आप जैपनीज येन खरीदने के लिए जाओगे। तो सर सिंपल मैं जैपनीज येन खरीदने के लिए जाऊंगा, ये रेट क्या है? ये कुछ इस तरीके से है, रुपी 1 इज इक्वल टू 1.5726
और 1.5923, ये रुपी का डायरेक्ट कोट है। अब आप जैपनीज येन में ट्रांजेक्शन करोगे तो जैपनीज येन 1 इज इक्वल टू बनाना होगा तो ये रिवर्स हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब आप जैपनीज येन खरीदने के लिए जाओगे तो बैंक आपको जैपनीज येन बेचेगा, बैंक आपको जैपनीज येन बेचेगा, तो वो बेचेगा किस रेट पे सर, हायर रेट पे बेचेगा, सिंपल सी बात है। तो ये प्राइस आपका अप्लाई हो जाएगा। तो 1 करोड़ इंटू 1 अपॉन में 1.5726, 1 करोड़ इंटू 1 अपॉन में 1.5726, तो आपका जो आउटफ्लो होगा रुपी टर्म्स में वो होगा 63,58,896 का। तो फॉरवर्ड कवर में तो कुछ है ही नहीं। करेंसी ऑप्शन में जाओगे तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि सर मैं कॉल के लिए जाऊं कि पुट के लिए, मैं कॉल के लिए जाऊं कि पुट के लिए। ये रुपी का गिवन है, रुपी 1 के लिए आपको जैपनीज येन 0.098 जाना पड़ेगा, तो रुपी तो आपको बेचना पड़ेगा, रुपी आपको बेचना पड़ेगा ना कि खरीदना है। तो सर आपको अगर राइट टू सेल चाहिए रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गो फॉर पुट ऑप्शन, गो फॉर पुट ऑप्शन, तो हमें जाना पड़ेगा पुट ऑप्शन के थ्रू। तो करेंसी ऑप्शन की मैं बात करूं तो सॉन्टेक्स लिमिटेड वांट्स टू बाई जैपनीज येन, तो रुपी उनको बेचना पड़ेगा, हमारे पास रुपी के अकॉर्डिंगली रेट गिवन है तो हमें पुट ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा, राइट टू सेल के लिए जाना पड़ेगा, सेल रुपी। तो आउटफ्लो क्या होगा, आप 1 करोड़ जैपनीज येन परचेज करने वाले हो, आप 1 करोड़ जैपनीज येन परचेज करने वाले हो, तो किस रेट पे सर, रेट एक ही है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज प्राइस होगा 1.5855, तो आपको रुपी पे करना पड़ेगा 63,07,159 का। लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम भी तो देना है, कितना, पुट ऑप्शन के लिए 0.098 का प्रीमियम है 1 रुपए के लिए, तो सर 63,07,159 के लिए इतना प्रीमियम होगा, इतना प्रीमियम होगा। लेकिन ये जैपनीज येन में प्रीमियम है, ये प्रीमियम है जैपनीज येन में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपी टर्म्स में। कब, आज स्पॉट में, आज स्पॉट में। तो जैपनीज येन फिर से मैं बात करूं तो जैपनीज येन आपको खरीदने हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा रुपी का रेट, जो कि कौन सा रेट आ जाएगा सर, अगेन ये वही सेम बात होगी, आपको ये गिवन है रुपी 1 इज इक्वल टू 1.5225 और 1.5345, रुपी का कोटेशन है सर। तो रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहोगे सेल करूंगा तो बैंक बाई करेगा, या फिर जैपनीज येन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो जैपनीज येन 1 इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा कि सर जैपनीज येन में खरीदूंगा तो बैंक बेचेगा तो आस्क रेट कंसीडर करेगा, तो सिंपल डिवाइड करना है 1.5225 से, तो इतना आपका प्रीमियम चला जाएगा रुपी टर्म्स में। तो आपका नेट रुपी आउटफ्लो होगा करेंसी ऑप्शन में 67,13,137, ये है 67 लाख, ये है 63 लाख, तो सर 63 लाख कम है, फॉरवर्ड कवर के लिए जाओ, तो आपका आंसर होगा सिलेक्ट फॉरवर्ड कवर, फॉरवर्ड कवर के लिए आपके जाना है। सेम तरीके का क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, उससे भी काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7B, अगेन फ्रॉम फॉरेक्स, अजंता फार्मा लिमिटेड। अगेन मैं कहूंगा ये जो क्वेश्चन नंबर 7B है कॉमन सेंस क्वेश्चन, अगर आपके फॉरेक्स के जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। अजंता फार्मा लिमिटेड APL has acquired an export order for ₹10 million for formulation to TANP Private Limited, a European company। तो सिंपल सी बात है, अजंता फार्मा लिमिटेड को 10 मिलियन रिसीव होने हैं, 10 मिलियन रुपए रिसीव होने हैं। द APL has also planned to import bulk drug worth ₹5 million from Godon Limited, a company in UK। Similarly, APL लिमिटेड को पे भी करने हैं 5 मिलियन रुपीस, तो एक जगह से 10 मिलियन आने हैं और एक जगह आपको 5 मिलियन पे करने हैं। द प्रोसीड ऑफ एक्सपोर्ट विल बी रियलाइज्ड इन 3 मंथ। ये जो 10 मिलियन आने हैं आपके पास, ये तो 3 महीने में आने हैं, रियलाइज तो 3 महीने में होने हैं फ्रॉम नाउ, एंड द पेमेंट फॉर इंपोर्ट विल बी ड्यू आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम नाउ। लेकिन ये जो 5 मिलियन आपको पे करने हैं, ये करने आपको 6 महीने के बाद, पीरियड दोनों का अलग अलग है।
द इनवॉइसिंग ऑफ दीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैन बी डन इन एनी करेंसी दैट इज डॉलर, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग एट कंपनीज चॉइस। यहां पे बात बस इतनी सी है कि सर ये 10 मिलियन का रुपी जो है इसकी इनवॉइस आप चाहो तो डॉलर में बना दो, यूरो में बना दो, पाउंड में बना दो। सिमिलरली ये जो 5 मिलियन रुपी का इंपोर्ट है इसका बिल डॉलर में भी हो सकता है, यूरो में भी हो सकता है, पाउंड में भी हो सकता है, एज पर चॉइस। द फॉलोइंग मार्केट आर अवेलेबल। तो आपको डॉलर, यूरो और पाउंड तीनों के ही स्पॉट रेट प्रोवाइड करवा दिए और साथ में आपको एक एनुअलाइज प्रीमियम प्रोवाइड करा दिया ताकि आप 3 महीने और 6 महीने के बाद के प्राइसेस कैलकुलेट कर सको। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड बड़ी कॉमन सी थी। एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट व्हाट रिकमेंडेशन वुड यू मेक टू अजंता फार्मा लिमिटेड? एपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है अबाउट इनवॉइसिंग इन विच करेंसी फॉर प्रोसीड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इन विच करेंसी फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। सर सिंपल सी बात है, उस करेंसी में मैं इनवॉइस बनाऊंगा जिसमें एक्सपोर्ट के केस में ज्यादा मिले और इंपोर्ट के केस में उस करेंसी में बनाऊंगा जिसमें कम जाए। तो एक्सपोर्ट वाले केस में इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट वाले केस में आउटफ्लो कम होना चाहिए। कैलकुलेशन शुड बी अप टू 3 डेसिमल पॉइंट। तो सर इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपको फॉरेक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैलकुलेशन कैसे होती है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। पहले मैं इसको एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है उसकी बात कर रहा हूं। तो सर एक्सपोर्ट ऑर्डर में अपने पास 3 ऑप्शन है, या तो डॉलर या यूरो या पाउंड। 10 मिलियन मिलने हैं। अगर आप कहते हो कि सर मैं बात करूंगा डॉलर में, तो ये है रुपी पर डॉलर, रुपी पर डॉलर। तो डॉलर एक तरीके से मुझे रिसीव होगा। आज पहले तो स्पॉट की बात कर लो, चलो स्पॉट की बात कर लो। डॉलर मुझे रिसीव होगा तो मैं बैंक के पास डॉलर बेचने के लिए जाऊंगा, मैं बैंक के पास डॉलर बेचने के लिए जाऊंगा। ये रेट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, $1 इज इक्वल टू 82.1 और 82.2। मैं बैंक के पास डॉलर बेचने के लिए जाऊंगा तो बैंक डॉलर खरीदेगा, सस्ते रेट पे खरीदेगा, 82.1 के अकॉर्डिंगली खरीदेगा। तो 10 मिलियन को 82.1 के अकॉर्डिंगली अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये बनता है डॉलर टर्म में, 10 लाख रुपए को डॉलर टर्म में कन्वर्ट किया तो ये बना 1,21,802.680 डॉलर। सर ये आज के हिसाब से स्पॉट की वैल्यू हो गई, मतलब मैंने आज इनवॉइस बना दिया डॉलर में तो मेरा इनवॉइस होगा 1,21,802.68 डॉलर का। अब वेट किया जाएगा कितने महीने? 3 महीने, क्योंकि आपको रिसिप्ट तो 3 महीने बाद होनी है। 3 महीने के बाद क्या होगा, ये प्राइस बढ़ जाएगा। कितना? तो सर 7%। ये जो रेट होते हैं ये एनुअल है, तो 7% को अगर मैं बात करूं तो 7% 3 महीने के लिए बात करें तो ये 1.75% बनता है। ये 1.5% बनेगा 3 महीने के हिसाब से और ये 1.25% बनेगा 3 महीने के हिसाब से। तो जो 82.5 है वो 1.75% बढ़कर 83.94 समथिंग हो जाएगा। 82.1 था जो 1.75% से बढ़कर 83.537 हो जाएगा, 83.537 हो जाएगा। अब 3 महीने के बाद कहानी क्या होगी? अब जब मुझे 1,21,802.68 डॉलर रिसीव होंगे, मैं उसको कन्वर्ट कराऊंगा 83.537 के अकॉर्डिंगली, तो मेरा इनफ्लो होगा 1,01,75,030 रुपए का। सिंपल कहूं तो 1,01,75,000 रुपए का इनफ्लो है राउंड ऑफ में। यही सेम चीज आपको यूरो और पाउंड के केस में करनी है। सर यूरो में कैलकुलेशन करोगे तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ डिवाइड बाई 77.15, 1 करोड़ डिवाइड बाई 77.15, तो यूरो में बिल बना दो 1,29,617.628 का। अभी 77.15 का अगर रेट चल रहा है तो 3 महीने बाद 1.5% बढ़कर 77.15 प्लस 1.5%, इट विल बी 78.307, 78.307। अब 3 महीने के बाद जब आपको 129,617.628 यूरो रिसीव होगा तो उसको कन्वर्ट कर लो 78.307 के अकॉर्डिंगली, तो रुपी इनफ्लो आएगा 1,01,49,968। सिंपल कहूं तो ये 1,01,50,000 है राउंड ऑफ में।
और सर अगर पाउंड में आप सोचते हो तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 100.65, 1 करोड़ डिवाइड बाई 100.65 बिल बना दो आप 99,354.198 पाउंड का। लेकिन आज जो 100.65 का रेट है वो 1.25% से बढ़कर 3 महीने बाद 101.908 हो जाएगा। और जब 3 महीने बाद आपको 99,354.198 रिसीव होगा, उसको रुपये में कन्वर्ट कराओगे 101.908 के अकॉर्डिंगली, तो आपकी रिसिप्ट होगी 101,24,988। राउंड ऑफ कहूं तो ये 1,01,25,000 रुपए। तो सर पाउंड में 1,01,25,000 है, यूरो में 1,01,50,000 है, और यहां पे 1,01,75,000 है। तो ऑफकोर्स डॉलर के लिए जाओ, डॉलर के लिए जाओ, क्योंकि डॉलर में आपको इनफ्लो सबसे ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सेम तरीके से आप इंपोर्ट वाले केस की कैलकुलेशन कर लो। इंपोर्ट वाले केस में क्या होता है, इंपोर्ट वाले केस में आपको डॉलर पे करने, तो आप डॉलर खरीदने के लिए जाओगे तो बैंक आपको महंगा देगा, दैट इज 82.2 पे देगा। तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 82.2 बिल बनेगा 60,827.251 डॉलर का। जो 82.2 का रेट आज है वो 6 महीने बाद, 6 महीने की बात करोगे तो ये 3.5% हो जाएगा, ये 3% हो जाएगा और ये 2.5% हो जाएगा। तो 82.2 का जो आज रेट है वो 3.5% बढ़ के 6 महीने के बाद 85.077 हो जाएगा। तो 3 महीने के बाद जब आप बैंक के पास जाओगे डॉलर लेने के लिए, तो बैंक आपसे कितना रुपया लेगा उसके बदले में 60,827.251 मल्टीप्लाई बाई 85.077, आपका आउटफ्लो होगा 51,75,000 रुपीज का। यूरो में जाते हो तो 50 लाख डिवाइड बाई 77.20 बिल बनेगा 64,766.839 यूरो का। जो अभी 77.2 का रेट आपका, उसमें 3% ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 79.516। आप 6 महीने के बाद बैंक के पास जाओगे यूरो लेने के लिए 64,766.839 एट द रेट ऑफ 79.516, तो आपका आउटफ्लो होगा 51,50,000 का। और अगर पाउंड में आप बात करते हो तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 100.75, 50 लाख डिवाइड बाई 100.75 बिल बनेगा 49,627.792 पाउंड का। और आज जो 100.75 का रेट है वो 2.5% से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 103.269, 103.269 का रेट हो जाएगा। और जब आप 6 महीने के बाद बैंक के पास जाओगे 49,627.792 पाउंड लेने के लिए एट द रेट ऑफ 103.269, आपका आउटफ्लो होगा 51,25,000 का। पाउंड में 51.25 है, यूरो में 51.50 है, डॉलर में 51.75 है। सर सबसे कम आउटफ्लो आपका पाउंड में होगा, तो गो फॉर पाउंड, गो फॉर पाउंड। तो जनरल सेंस कैलकुलेशन करनी थी, एज सच इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था, आपको बस बिड और आस्क जो रेट है उनकी नॉलेज होनी चाहिए कैसे अप्लाई करना होता है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं, अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जल्दी हम आपके लिए दिसंबर 24 के लिए रिवीजन सीरीज और फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं। और हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि फ्री टेस्ट सीरीज हम मोबाइल ऐप के थ्रू ही कंडक्ट करने वाले हैं, और इस का जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है वो भी आपको हमारे मोबाइल ऐप पे ही मिलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सर थ्योरेटिकल था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड से वीडियोस हैं जो आपको सजेस्टेड आंसर प्रोवाइड कराते हैं, बहुत लिमिटेड से चैनल हैं जो आपको फाइनल लेवल के सजेस्टेड आंसर, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर आने से पहले प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिए। सर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, आप इसको इजीली स्किप कर सकते थे, क्योंकि आपको ऊपर केवल और केवल एक वो जो डिबेंचर वाला क्वेश्चन था उसको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल दिख रहे हैं। लेकिन मुझे तो 5 ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 7 में से, तो मैं अगर एक क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी और एक वो डिबेंचर वाला जो क्वेश्चन था वो स्किप भी कर देता हूं। डिबेंचर वाला कौन सा क्वेश्चन था एक बार देख ले, 4। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6 और 7
कि 5 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूं, प्रैक्टिकल 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी लेकर आ सकता हूं अगर सब कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह आंसर वगैरह सब कुछ ठीक हो तो। फिर भी अगर किसी बच्चे को और किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो और बच्चा बोले कि सर मैं तो ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करूंगा और करा होगा 7 मार्क्स कि सर मेरे लिए तो चारों पॉइंट मैटर करते हैं, तो चारों पॉइंट मैटर करते हैं बेटा, तो देखो 7 नंबर की वेटेज है। अगर ज्यादा से ज्यादा मैं चौथे पॉइंट की वेटेज 2 नंबर में मान लूं तो भी 5 नंबर आप इसमें ला सकते थे। और इवन अगर आप थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का, 14 आउट ऑफ 14 तो यहां पे भी नहीं आने वाले। आप कितना भी अच्छा लिख के आओ 14 आउट ऑफ 14 थ्योरी में बहुत मुश्किल होता है, 2 नंबर तो यहां पे भी कट ही जाएंगे। तो सजेशन ये है कि उस 2 नंबर के पार्ट के लिए आप थ्योरी ना ही अटेम्प्ट करो, ज्यादा बेटर है। फिर भी मन आपका, मैं बता देता हूं ये थ्योरेटिकल आंसर आपको कहां से मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर ए कहते हैं ब्रीफली अपेंड द एडवांटेज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। सर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लास्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, डिजिटल फाइनेंस, तो आपको आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 836 पे मिल जाएंगे। आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 836 पे जाओ, आपको एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे एज इट इज। आप वहां से देख लीजिए कि अगर आपने अटेम्प्ट किया है कितना ठीक किया। बी पॉइंट में कहते हैं जीडीआर के फीचर्स बताओ, तो सर जीडीआर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 728 जो आपके स्टडी मटेरियल का, वहां पे आप देख लीजिए आपने कितना ठीक किया। और 8C में कहते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय एसपीवी। एसपीवी कई तरीके की सिक्योरिटी इशू करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन। बस आपको 4 तरीके की कोई भी सिक्योरिटी बतानी थी, ये आपको सिक्योरिटाइजेशन के चैप्टर में पेज नंबर 162 पे मिल जाएंगे। इवन सिक्योरिटाइजेशन जो है वो चैप्टर हमने भी आपको थियोरेटिकली पूरा का पूरा करवाया हुआ है। आपने हमसे क्लासेस लिए तो ऑफ कोर्स आपको टाइप ऑफ सिक्योरिटीज पता ही होगी कौन कौन सी सिक्योरिटी इशू करते हैं, बट फिर भी आप स्टडी मटेरियल से देखना चाहें तो पेज नंबर 162 जो है उस पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब पेपर जो कि जून 2024 में इंस्टीट्यूट ने पूछा। एमसीक्यू के सॉल्यूशन उसी दिन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे जिस दिन पेपर हुआ था। डिस्क्रिप्टिव आज आपको 100% लॉजिक के साथ 100% फुल डिटेल के साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है। आप चेक करो आपने कितना ठीक किया और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। जल्दी ही आपका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है और रिजल्ट के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर भी इश्यू करेंगे अपने। तो एक आध पॉइंट जो है वो अपने को चेक कर लेना है। टोटल इन्वेस्टमेंट में क्यू की जो रेशियो था वो वाला पॉइंट जरूर अपने को एक बार सजेस्टेड आंसर में देखना है कि सर इंस्टीट्यूट ने उसमें क्या किया है। बाकी मैंने आपको 100% लॉजिकल आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो वीडियो को लाइक करके जाना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।